जी अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हजरात की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बल्कि आपका दो दो तीन दफ़ा शुक्रिया बनता है, क्योंकि आपको हमने दूसरी दफ़ा जहमत दी एक ही किताब के सेशन के लिए। आज हमारा मकसद ये है कि किताब, पहले सेशन में हमने किताब का तारुफ पेश किया था, और उसमें जो चीज़ें हरारी ने बयान की हैं, उसका जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसको हमने एक कंसाइज तरीके से सामने लाने की कोशिश की थी। आज हमारे पेश नज़र कुछ तनकीदी चीज़ें पेश करना है। और प्रोग्राम की तरतीब ये होगी कि पहले कुछ वक्त में मैं, बिलाल और वकास अपनी मारूज़ात पेश करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको सवाल जवाब के लिए खोल देंगे। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक किताब पढ़ ली होगी, और उससे गुफ्तगू का लुत्फ और भी बढ़ जाएगा। सो आज तरतीब में पहले बिलाल गुफ्तगू करेंगे, और फिर उसके बाद वकास गुफ्तगू करेंगे, और फिर उसके बाद मैं अपनी मारूज़ात पेश करूंगा। चंद हमने इसके लिए 10-10 मिनट रखे हैं, ताकि गुफ्तगू के लिए, सवालात के लिए कुछ वक्त बाकी बचाया जा सके। और हमारी कोशिश होगी कि बराह रास्त किताब या जो चीज़ें हमने अर्ज की हैं उनसे मुतल्लिक सवालात और गुफ्तगू का सिलसिला आखिर में रखा जाए। उसके लिए मैं बिलाल को दावत दूंगा कि बिलाल अपनी गुफ्तगू से आगाज करें सेशन का। शुक्रिया शुक्रिया। तमाम अहबाब का शुक्रिया, उस्ताद मोहतरम अमार साहब का शुक्रिया। अम, मेरे ज़िम्मे हमने किताब आपस में तकसीम की हुई थी कि एक सेक्शन जो है वो हसनैन के, एक सेक्शन मेरे ज़िम्मे है और एक सेक्शन वकास के ज़िम्मे है। तो मेरे ज़िम्मे जो है किताब का दूसरा सेक्शन था। उस हवाले से मैं अपनी कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। मेरा ख्याल है कि पहले एक दफ़ा मुख्तसरन उसका ख़ुलासा मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि उस सेक्शन में है क्या, क्योंकि जो भी क्रिटिक होगी वो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जो मेरे ज़िम्मे हरारी की किताब का सेक्शन था, उस सेक्शन का नाम उन्होंने दिया हुआ है द इनऑर्गेनिक नेटवर्क, और उसके ज़ैल में उन्होंने 3 अबवाब बांधे हैं। पहला जो बाब बांधा है उन्होंने वो कहते हैं कि नेटवर्क जो है वो, बल्कि मैं उसको आम तौर पे कहता हूँ जी कि वो एक नए मखलूक की तख्लीक है। उनके ख्याल में अल्गोरिदम्स, कंप्यूटर्स, वो उसको कंप्यूटर का नाम देते हैं, लेकिन उसमें अल्गोरिदम, एआई, कंप्यूटर, सारी चीज़ें उसको शामिल करते हैं कि ये एक नई मखलूक की तश्कील है। अ, दूसरा जो बाब है उसके अंदर वो ये बात करते हैं कि ये हमेशा, ये मखलूक जो है ये हर वक्त ऑन है, ये रेस्टलेस है। इसको सोने की, थकावट की, कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये हर वक्त ऑन है, प्रोसेस कर रही है। और तीसरा जो हिस्सा है, वो तीसरा जो बाब है वो ये है कि ये जो मखलूक है या इसे जो नेटवर्क है, ये आम तौर पे गलत होता है चीज़ों के बारे में, आम तौर पे चीज़ों के बारे में सही प्रिडिक्ट नहीं करता। ज़रा सी तफसील इसकी ये है कि वो हरारी कहते हैं कि पहले जो इंफॉर्मेशन, हम लोग इंफॉर्मेशन ज़राए होते थे, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन बताने के, वो होते थे कि आपने जैसे किताब लिखी है तो एक किताब दूसरे के पास पहुंच गई। प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसने मेरे ख्यालात जो मैंने किताब पे लिखे हुए थे वो उन्होंने दूसरों के पास पहुंचा दिए। तो वो जो जराए होते थे वो सिर्फ और सिर्फ टूल्स होते थे, यानी एक जरिए से उनमें उनकी किसी, उनके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, उनके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी। वो महज एक टूल के तौर पे काम करते थे। पहले ज़माने में चूंकि ये टूल कम होते थे तो आपकी बात कम एक दूसरे तक पाती थी। प्रिंटिंग प्रेस आया तो ये बात ज़रा ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई। वो कहते हैं कि अब जो एक नया टूल है जिसको कंप्यूटर का नाम देते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं। वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये एक टूल है, बल्कि टूल से ज़्यादा एक एक अपनी तरह की मखलूक है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको बताई जाए, वो उसको ना सिर्फ प्रोसेस करती है, उसका तज्जिया करती है, बल्कि उसके मुताबिक फैसले भी ले सकती है। पहले और अब के इंफॉर्मेशन टूल्स के दरमियान में एक बुनियादी फ़र्क आ गया है। और उनके ख्याल में कि जो अल्गोरिदम्स हैं वो खुद चीज़ों के बारे में फ़ैसला ले सकते हैं, खुद तज्जिया कर सकते हैं, और वो डिसीजन ले सकते हैं। इसी के ऊपर उनका अगला बाब ये है कि चूंकि पहले ये होता था कि
उसमें वो सर्वेलेंस की मिसाल देते हैं कि पहले जो सर्वेलेंस के जराए होते थे वो ये होता था कि आपने किसी बंदे की 10 घंटे सर्वेलेंस कर ली, 4 घंटे सर्वेलेंस कर ली, उसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन अब जो नेटवर्क है ये, या जिसको हम नई मखलूक का नाम दे रहे हैं, इसके यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये हर वक्त आपको जो है वो आपकी सर्वेलेंस किए हुए है। और तीसरा फिर इसी के ऊपर वो एक बात बांधते हैं कि आम तौर पे ये जितनी इंफॉर्मेशन है, जो इनका तज्जिया है, जो इनका प्रोसेस करना है इंफॉर्मेशन को, जो उसके ऊपर ये फैसले लेना है, ये आम तौर पे गलत होता है। तो ये जो इतना बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज पेश हो गया है, तो हरारी हमें उस हवाले से खबरदार करना चाह रहे हैं। उस हवाले से वो कहना चाह रहे हैं कि हमें इस हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए कि ह्यूमन, इंसान और एआई का जो इंटरेक्शन है, उसको कैसे हम अपने मुफीद बना सकते हैं, या उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। अगर वो इसमें टोटलिटेरियन रिजीम्स का कहते हैं कि जैसे अगर डिक्टेटर आ गए तो वो इससे कैसे हमें नुकसान पहुंचाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो ये उनका बुनियादी मुकदमा है। मुझे उनके इस बुनियादी मुकदमे में दो बुनियादी इख्तलाफात हैं, या दो बुनियादी तनकीदात हैं जो मेरे मेरे जहन में है। एक उनमें से ये है कि हरारी, जैसे पिछली दफा भी थोड़ी सी बात इस पे हुई थी, कि हरारी अपने आप को वर्ल्ड हिस्टोरियन कहते हैं। वो बड़े नैरेटिव की हिस्ट्री लिखते हैं। वो जो इंसानी तारीख में रुनुमा होने वाले बड़े बड़े वाकयात हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो तमाम हिस्टोरियन की तरह तो तमाम जो ग्लोबल हिस्टोरियन होते हैं, या उनको वर्ल्ड हिस्टोरियन, मैक्रो हिस्टोरियन की तरह, उनके यहाँ भी ये मसला है कि वो जो वाकयात हैं उनके उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को उतना उतनी उनके उनके अंदर डीप नहीं जाते, उनकी ज़्यादा गहराई से उनको वाकयात को समझने के बजाय वो अपना एक नज़रिया कायम करते हैं, अपना एक ख्याल कायम करते हैं, जो कि मुमकिन है कई कई सबूतों पर या कई दलाइल पर मबनी हो। लेकिन पहले वो अपना एक ख्याल कायम करते हैं और फिर उसके हिसाब से वो तारीख से उसके लिए मुंतखब सबूत लाते हैं। तो बड़े सिलेक्टिव जो एविडेंसेस होते हैं वो उसके लिए, अपने मौजू के लिए लाते हैं। इसमें इब्न खुल्दून हैं, या मौजूदा दौर में टॉइन भी थे। मैं अगले दिन राशिद शाह साहब को पढ़ रहा था, तो वो भी ऐसे ही, यानी मुंतखब वाकयात से, कुछ वाकयात से अपने एक ब्रॉडर नैरेटिव को सपोर्ट करना, ये एक बुनियादी खासियत होती है बड़े वर्ल्ड हिस्टोरियन या नैरेटिव जो की हिस्ट्री जो लिखते रहते हैं। तो यहाँ पे भी हरारी साहब के साथ भी यही मसला है कि उनका एक नैरेटिव है जिसमें उन्होंने ये बात कह दी है कि एआई के पास बहुत ज़्यादा पावर है, और एआई एक मखलूक की तरह होगी, और एआई अपने खुद डिसीजन ले सकती है। तो इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने जो मिसालें दी हैं, मेरा ख्याल है कि वो मिसालें जो है वो अगर उनको अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाए तो वो उनके इस क्लेम को जो है वो सपोर्ट नहीं करती। इस बुनियादी जो मफरूज़ा है वो इसके मुताबिक नहीं होती। उसमें काफ़ी सारी उन्होंने मिसालें दी हैं। एक मिसाल उन्होंने दी है कि जो हम रोज़मर्रा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए कभी कभार हमसे गूगल या कोई भी वेबसाइट हमसे कहती है कि एक कैप्चा फिल करने को, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि आप इंसान हैं या कोई रोबोट तो नहीं है। इस बात को कंफर्म करने के लिए आपको बाज़ दफ़ा वेबसाइट के ऊपर लिखना पड़ता है कि आई एम नॉट अ रिबोट, और फिर कुछ तस्वीरों पे क्लिक करके साबित करना होता है कि आप रिबोट नहीं हैं। तो हरारी साहब एक मिसाल देते हैं कि ChatGPT 4 जो है, उन्होंने एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने ChatGPT 4 को कहा कि तुम जो है वो जो कैप्चा है उसको रिजॉल्व करो, क्योंकि अब ये एक ह्यूमन वो है, तो तुम इसको जो है ना वो रिजॉल्व करो। तो उसने क्या किया कि उसने एक को जो उसने क्या किया कि उसने आगे एक बंदा हायर किया। यानी ChatGPT ने खुद एक आगे उसको टास्क मास्टर कहते हैं, उसने खुद बंदा हायर किया और उसको ये झूठ बोला कि मैं ब्लाइंड हूँ, इस वजह से तुम जो है ना वो मेरे लिए ये काम कर दो और ये कैप्चा जो है ना वो हल कर दो। अब ये इतनी मिसाल जो है वो हरारी साहब ने दी है, और अगर इस मिसाल को ऐसे ही समझा जाए तो लगता है कि देखें कि ChatGPT 4 के अंदर इतनी क्वालिटी आ गई है कि उसने अपने आप को उसने एक डिसीजन जो बनाई इसलिए गया था कि रोबोट को डिटेक्ट कर सके, उसको भी बाईपास कर दिया। लेकिन जब हम गौर से देखें तो वो जो अगर हम ChatGPT 4 की जो उन्होंने डिटेल इंफॉर्मेशन उसके हवाले से
भेजी थी, जो अपनी किताब, जो अपनी रिपोर्ट उन्होंने शाया की थी, उसके अंदर पूरी डिटेल से लिखा हुआ था कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थे। तो उसमें हर स्टेप के ऊपर जो ह्यूमन गाइडेंस थी वो मौजूद थी। यानी जब भी, यानी ये सारे प्रोसेसेस जो जो ChatGPT 4 ने किए, उनमें गाइडेंस जो है वो ह्यूमन सपोर्ट की शामिल थी। अगरचे वो किए ChatGPT नहीं थे, लेकिन पूरी तरीके से उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं किसी वक्त आपके साथ, जिसमें वो पूरी रिपोर्ट लिखी गई। लेकिन वो सारे ह्यूमन गाइडेंस के साथ थे, जो कोलैबोरेटर्स थे ChatGPT 4 के। ChatGPT जब भी जहाँ पे फंसता था तो वो उसको कमांड्स देते थे, और फिर आगे जाके वो जाके उसको उसको उस कैप्चा को हल कर पाया आखिर में। तो ये एक मिसाल है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी मिसालें हैं। इसी तरह उन्होंने एक मिसाल दी है जिसमें गूगल का एक एम्प्लॉई था, वो उसको 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 अपने जो जो उसका तैयार करदा AI का मॉडल था, लमाडा आई थिंक उसको कहते हैं, वो उसने उसको उसके पर्सनहुड के साथ उसने कहा कि भाई मैं इसको जो है ना वो उसके साथ उसकी गुफ्तगू हुई। तो उसने कहा कि मैं इसकी जो डेथ है ना उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके साथ गुफ्तगू में उसने कहा कि भाई मैं जो AI का मॉडल था उसने कहा कि भाई मैं किसी दिन मर जाऊंगा, मुझे इससे बहुत डर लगता है। तो तुम अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मुझे कुछ कुछ इस तरह करो कि मैं मुझे अपनी मौत से जो है ना वो बचा सको। तो अब हरारी साहब इसको भी लेते हैं और वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है वो उसके अंदर एक फीलिंग आ गई है, और उसका एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, और वो जिंदा रहने की ख्वाहिश भी पैदा कर रहा है। लेकिन जो अगर उसको तफसील से देखा जाए तो वो असल में सिर्फ उसकी ख्वाहिश नहीं है, वो असल में उसको स्टेटिस्टिकल पैटर्न जो दिया गया है कि आम तौर पे अगर आप किसी इंसान से सवाल करेंगे तो वो यही कहेगा कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो उसका जवाब उन स्टेटिस्टिकल पैटर्न्स के मुताबिक है कि जो उसको आम तौर पे आम पूरे डेटाबेस में उसको उसको दिए गए हैं। तो ये बुनियादी एक एक क्रिटिक जो है वो हरारी साहब के बुनियादी एक बड़े नजरिए के ऊपर है कि उनके जो जो जितनी भी उन्होंने मिसालें दी हैं, काफ़ी सारी मिसालें इसमें उन्होंने एक मलका बरतानिया पे हमला करने वाले की भी मिसाल थी कि उसको एल्गोरिदम ने कह दिया कि तुम हमला करो। लेकिन इस तरह की काफ़ी और मिसालें हैं, लेकिन सब के अंदर अगर आप बारीक बीनी से उनका जायज़ा लिया जाए तो उनका कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो इतना सिंपल नहीं लगता, इतना वो नहीं लगता कि जिससे आप कहें कि अब AI जो है वो उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो ऑटोमेशन या खुद फैसले जो है ना वो कर सके। दूसरी एक बुनियादी क्रिटिक मेरी इस हवाले से है, वो ये है कि वो इस सारे इंटरेक्शन में ह्यूमन एजेंसी जो है वो उसको कुछ ज़्यादा वक़्त नहीं देते, या कुछ ज़्यादा उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं देते। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक काफ़ी काफ़ी जगह ये मिसाल जिक्र की है कि जब रोहिंग्या में मुसलमानों के खिलाफ जो आग भड़क रही थी, तो उसमें जो फेसबुक के एल्गोरिदम्स थे वो लोगों को वही वीडियोस दिखा रहे थे जिनमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत या वायलेंस की तरगीब दी जा रही थी, तशद्दुद की तरगीब दी जा रही थी। तो जैसे ही एक वीडियो ख़त्म होती थी तो अगली वीडियो उसी के मुताबिक जो है वो आ जाती थी। अब यहाँ पे यानी ये बात तो ठीक है कि जैसे ही वो वीडियो खत्म होगी तो अगली वीडियो डिसाइड करना एल्गोरिदम का काम है। लेकिन मैं आप अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि हम एल्गोरिदम को गाइड कर सकते हैं। अगर जस्ट जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, कि अगर मैं देवबंदी हूँ तो मैं अगर बरेलवी उलमा की तकरीर नहीं सुनना चाहता तो वो अगर मेरे सामने आएगी तो मैं फौरन उसको स्किप करके अगली वीडियो पे चला जाऊंगा। और अगर मैं यही कर एल्गोरिदम के साथ 2-3 दफा करता हूँ कि भाई मुझे ये वाला कंटेंट नहीं पसंद, तो चूंकि एल्गोरिदम के पास एक ही उसको कमांड दी गई है कि तुमने जो एक्सपीरियंस है उसको मैक्सिमाइज करना है, यूजर का जो एक्सपीरियंस है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि भाई ये वाला जो मेरा यूजर है वो इंटरेस्टेड नहीं है इस किस्म के कंटेंट में। तो ये जो मैं तब्दीली कर पा रहा हूँ किसी भी एल्गोरिदम के साथ, इसको हरारी जो है ना वो ज्यादा वक़्त नहीं देते। और ये सिर्फ यानी सिर्फ वीडियोस के मामले में या टिकटॉक के मामले में नहीं है, ये इन जनरल भी है कि जो एल्गोरिदम है उसके पास ना कॉन्शियस है, ना फीलिंग्स है, ना कुछ है। मेरे पास वो सारी कुछ चीज़ें। और दूसरा ये है कि एक और बात जो मैं बस थोड़ी सी करके आप फिर उस पर बात करें, वो डिटर्मिनिस्टिक व्यू है AI का कि चूंकि AI के बारे में अब चूंकि ज्यादा हो रही हैं, तो जैसे 2+2 4 करके मैं समझ रहा हूँ, इसी तरह आइंदा भी वो होगा। जैसे पहले उनकी किताब में पेंडेमिक्स के हवाले से था कि वो उस पे जो है ना वो इंसान ओवरकम कर गया, लेकिन
जो कंटिजेंसी है इंसान की, या इंसान की अनप्रडिक्टेबिलिटी है, या इंसान की रिजिलियंस है, उसको वो उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, और बड़े डिटर्मिनिस्टिक होते हैं अपने व्यू में। और वो व्यू ऐसा है कि वो कुछ कुछ ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसालों के ऊपर नहीं खड़ा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दलाइल के ऊपर नहीं खड़ा मेरे ख्याल में। लेकिन ओवरऑल इन जनरल एक बहुत बहुत अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, और वो ये है कि ह्यूमन और एआई का जो इंटरेक्शन है, इंसान और एआई का जो इंटरेक्शन है, उस पर बात होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बड़े दूररस नतज हैं, और ख़ास तौर पे हमारी मजहबी मजहबी उलमा के लिए एक बड़ा मसला अथॉरिटी का है कि इस दौर में कि जब एल्गोरिदम आपको सारे जवाब दे रहा है हर सवाल के, तो आपकी बात कोई क्यों सुने, या उसकी क्या वजह हो कि लोग आपकी अथॉरिटी को ज्यादा अहमियत दें। बहरहाल इस पे बात करते हैं आइंदा। बहुत शुक्रिया बिलाल। ये अहम अहम नुक्ता है कि कोई हरारी के यहाँ एआई के हक में, या वो लोग हरारी के अलावा भी जो ये बातें कर रहे हैं, उनके यहाँ एआई के हक में, मैं टर्म यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ऑन्टोलॉजिकल जो जस्टिफिकेशंस हैं वो क्या हैं कि एआई ओवरकम कर लेगी, वो अभी तक उस तरह से सामने नहीं है। ईवन दो के लोग बहुत सी कोशिश कर रहे हैं, और अब हमारे पास काउंटर एविडेंस भी है। हैविंग सेड दैट, मैं वकास को दावत दूंगा कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करे। शुक्रिया बिलाल। बहुत शुक्रिया। सॉरी फॉर दैट। अब ठीक हो गया या या इको आ रहा बहुत है? इनायत, बहुत इनायत ठीक हो गया है। बिल्कुल। एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप में थोड़ा सा इशू आ रहा है आज, उसका साउंड का मसला है, तो मैंने सुनने के लिए फोन रखा हुआ है और बात करने के लिए लैपटॉप। तो उम्मीद है कि जी सब हाजिरीन खैरियत से होंगे। मेनली हमें इस पूरे सिनारियो में जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें हरारी की ओवरऑल जो राइटिंग है, उस पर अगर हम मद्देनजर उसको मद्देनजर रखें, तो ये तीन चार चार उनकी बुक्स हैं। जो 21वीं सदी के कुछ असबाब के नाम से बुक उन्होंने लिखी थी, वो मैंने इतनी कुछ दिलचस्पी से ज़्यादा पढ़ी नहीं। लेकिन बाकी तीन किताबों को अगर मद्देनजर रखा जाए, तो वो शुरू करते हैं पास से, और फिर वो होमो डेउस लिखी उन्होंने फ्यूचर के हवाले से, और फिर वो अभी उन्होंने ये लिखी है हाल के हवाले से, इसको आप कह सकते हैं कि भी करंट जो सिनारियोज हैं, मसाइल हैं। तो हरारी के ऊपर क्रिटिक पर भी आते हैं, कुछ बातें हैं बिलाल ने की, हसनैन भी कहेंगे। कुछ उनके प्लस पॉइंट्स भी हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए, फिर कुछ उनमें खराबियों का भी जिक्र करते हैं। हरारी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे ख्याल में ये है, और होना चाहिए सबके मद्देनजर, कि उन्होंने आज की दुनिया को मुखातिब किया है। ये कुछ छोटी बात नहीं है। आप इस तरह की टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, जेन जी जिसमें कहा जाता है इंटरनेट किड्स, चिल्ड्रन, और इंटरनेट के जरिए इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटी कम्युनिटीज, एआई इन्फ्लुएंस्ड कम्युनिटी आप इसको कह सकते हैं। तो यूं इस सोसाइटी को मुखातब करने के में जो ट्रेडिशनल एकेडमिशियंस हैं या स्कॉलर्स हैं, वो उनकी इतनी रसाई नहीं है उनकी गुफ्तगू तक, उनकी बातचीत तक, और उनकी जहन साजी के मामले में। हरारी ने जो काम किया है वो ये किया है कि इन लोगों को उन अहम मसाइल की तरफ मुतवज्जि किया जाए जो उनका हाल, मुस्तकबिल, माजी वगैरह की में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये एक उनका बड़ा किरदार है। लाइक 45 मिलियंस कॉपीज जो है ना, 4 करोड़ 50 लाख कॉपीज फरोख्त हो रहा है सेपियंस की, कुछ छोटी बात नहीं है। तो इतने बड़े पैमाने पे लोगों को मुतवज्जे करना, और अपनी तारीख के साथ या बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के साथ मुंसलिक करना, या उस हवाले से एक स्टोरी सामने रखना, ये उनका बड़ा किरदार है। अच्छा, इसका ये इस खूबी के साथ जुड़ी हुई एक खराबी है, जो खुद हरारी के जो सुपरवाइजर थे उनकी तरफ से भी सामने आई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बड़ा दिलचस्प तबसरा उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि स्टोरी टेलिंग का सबसे मुश्किल काम स्टोरी टेलिंग में ये होता है कि आप फैक्चुअल भी हों, साइंटिफिक भी हों, और लोगों को भी मुतवज्जे कर सकें।
أي شيء هذه سألكم चुनाचा بس. यहाँ पे थोड़ी सी उनको ये छूट भी मिल जाती है कि उनके यहाँ जो गलती हैं, लेकिन ये गलतियां या खराबियां आप कह लें जो उनके यहाँ पाई जाती हैं वो कोई इतनी छोटी नहीं है कि सिर्फ स्टोरी बताने के लिए, बयान करने के लिए काफी हो जाए। एक और बड़ा किरदार, अहम किरदार जो हरारी की बुक्स ने अदा किया वो ये है कि अ, हमारे दौर में किताब के साथ जुड़ना और कदरे जेंजी का बड़ा मसला ये है ना कि बहुत ज्यादा सुपरफिशियल है, बहुत ज्यादा सतहियत पसंद है। तो इसको कदरे एक उन्होंने डेप्थ फराहम की है, जितनी एक स्कॉलर या एक एकेडमिक राइटिंग में होती है वो ना सही, लेकिन बहरहाल सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो से या एक ऑनलाइन पोस्ट के जरिए मुतासर हो जाने वाली। अगर दोस्त अब आप अपना माइक बंद कर दें तो। हाँ, मैं होस्ट नहीं हूँ, क्या मुझे को होस्ट बना सकते हैं बिलाल साहब, ताकि अगर कोई हो तो मैं उनको म्यूट कर सकूँ। मेरे ख्याल में वकास साहब गुफ्तगू जारी रखें, मैं। अच्छा, मैं म्यूट हो गया था, मुझे पता नहीं कि किस वजह। तो हरारी की हाँ ये चीज है कि सोसाइटी को, कम्युनिटी को उसके साथ मुंसलिक करना किताब के साथ। एक और बड़ी खराबी जो इस तरह की किताबों के जरिए पैदा होती है वो पॉपुलिज्म है। इसको खराबी ओवरऑल नहीं कहा जाता, लेकिन बहरहाल एक और स्कॉलर ने उनकी किताबों के बारे में लिखा कि आप यूट्यूब गुरु जॉर्डन पीटरसन की तरह हरारी को भी पॉपुलिस्ट साइंटिस्ट कह सकते हैं, जो साइंस फिक्शन वगैरह को जो है ना पॉपुलर कराने के लिए या लोगों में उसको उसका हल्का वसी करने के लिए तो बात करते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल इम्पैक्ट कितना है या क्या है ये एक अलग चीज़ है। लाइक अब तो चूंकि ये सारी किताबों को काफ़ी सारा टाइम हो गया है, तो आपको इंटरनेट पर भी बड़ी आसानी से, सहूलत से बेतहाशा चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पे उनकी गलतियों को सामने लाया गया है। कि मिसाल के तौर पर ये एक बड़ी बड़ी बात कही जाती है कि उन्होंने किसी जंगल के हवाले से कोई बात करते हुए चीता या टाइगर का लफ्ज इस्तेमाल किया, हालांकि वो लेपर्ड था जिसके हवाले से वो बात करते हैं, क्योंकि जो एग्जांपल उन्होंने दी वो टाइगर तो वहां पे होता ही नहीं है, उसका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो इस तरह की भी बहुत सारी गलतियां सामने आती हैं, लेकिन बहरहाल वो जो बात बिलाल कह रहे थे कि एक बड़े टॉपिक को जब आप इंगेज करते हैं तो उसमें इस तरह की चीजें होती रहती हैं। हैविंग सेड दैट, जो अहम चीज है हरारी के यहाँ, वो ये है कि कल्चरल बायस उनके तमाम पूरे की पूरी बुक्स के अंदर, नैरेटिव के अंदर पाया जाता है। इसको यूरोसेंट्रिक अप्रोच के तौर पर भी देखा जा सकता है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो कुछ कर रही है, ये जो कुछ किया है, दैट्स द होल थिंग, दैट्स द ओरिजिनल थिंग, दैट्स द राइट वे टू डू थिंग्स ना। और उसके अलावा जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी नैरेटिव्स हैं, जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, उनकी उनको टच भी नहीं किया गया, उनके नैरेटिव्स को, उनकी दलील को और उनकी बात को और उनकी कहानी को और उनके इम्पैक्ट को बिल्कुल टच नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप अगर खास तौर पर नेक्सस को देखें तो इसमें भी जब वो कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो लिबरल डेमोक्रेसी वाली ही खुसूसियात बयान करते हैं कि अगर एआई ये चीजें सीख जाएगी तो ये इंसानियत के भला और फायदे का मामला हो जाएगा, अदरवाइज कोई उनके पास कंक्लूजन नहीं है। इस कंक्लूजन से ही एक और अहम सवाल जो उनके ऊपर उठाया जाता है वो ये है कि हरारी की तमाम बुक्स 90-95% प्रॉब्लम्स को गिनवाती हैं और ओनली 5%, हम ये बहुत लेस अमाउंट जो है ना वो सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा मसला है कि आप बहुत सारी मसाइल और परेशानियां और खराबियां और बीमारियां वो बयान करते जाएं और चुटकी में उसका जवाब दे दें। तो जाहिर है कि ह्यूमन सोसाइटीज इस तरह चलती नहीं है और ना ही इस तरह होता है। तो ये भी उनके काम की एक बड़ी खराबी है। एक और अहम चीज उनके हवाले से रिलीजियस कम्युनिटी के पस मंज़र में ये कहने की या सुनने समझने की है कि मजहब को बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियली वो यूज करते हैं। जब भी एग्जाम्पलीफाई करते हैं तब भी कोई मजहबी नैरेटिव को और मजहबी तालीमात को, मजहब को, ओवरऑल इबादत को, रसूम व रिवाज को वो वो वाली वक़्त वेटेज देते ही नहीं है इस तरह से जो देनी चाहिए। और उसको वो काउंटर करते हैं साइंस के नाम पर, लेकिन जिस साइंस के नाम पे वो बात कर रहे हैं वो प्योर फिक्शन है।
और ऐसी बुक्स जो है ना, यानी एक बड़ी क्रिटिक है उनके ऊपर कि ऐसी बुक्स नॉन फिक्शन के तौर पे नहीं फरोख्त होनी चाहिए, उनको फिक्शन ही कहा जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक मसला है जो कि यहाँ पे मौजूद है। उनका जो तरीक़ेकार है बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव है। ये भी खुसूसियत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और थोड़ी सी नेगेटिविटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी बहुत ज़्यादा वो है, इंगेजिंग तो है, लेकिन आपको माइंड, आपके दिमाग को ना इंगेज करते हैं, सवाल उठाता है। सपोजिटली आप किसी भी एकेडमिक राइटिंग में लफ्ज़ वर्ड फ्रॉड नहीं देखेंगे, लेकिन वो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन को फ्रॉड कहते हैं। अब एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन 10,000 साल इंसानी तारीख है और उसका बहुत बड़ा किरदार है। आप उसको एक लफ्ज़ फ्रॉड के साथ जो है ना, मतलब काउंटर वो नहीं कर सकते उसको उसको आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, लेकिन उतनी डिटेल्स उनके पास मौजूद नहीं है। मजहब के बारे में वो कहते हैं कि भी ये मिडिवल थॉट है। और वो आसानी से कहते थे कि भी अगर मिडिवल पीरियड में लोग ये सोचते थे कि यही छोटी सी कायनात है, ये छोटी सी जमीन है, और ये जमीन जब खुदा ने क़यामत लानी होगी और ये तबाह हो जाएगी तो हम जो है ना, मतलब क़यामत आ जाएगी, सब कुछ निज़ाम खत्म हो जाएगा और एक नया निज़ाम शुरू कर दिया जाएगा। ये वो एग्जाम्पल देते हैं कि भाई मिडीवल एजेस में अगर लोग इस तरह सोचते थे तो आज के लोगों को इस तरह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अब तो अरबों सितारों और सियारों का हम के बारे में हम जानते हैं। चुनाचा अगर जमीन तबाह हो भी जाए तो बाकी सारे सितारे तो बाकी रहेंगे। सो क़यामत, जो रिलीजियस मानों में क़यामत है, वो नहीं आएगी। ये क़यामत को और मजहब के हयात और हयात माबादल ममात की जो हयात है उसके बारे में एक बहुत ही सुपरफिशियल किस्म का आइडिया है, और इसको इस तरह से काउंटर करना ये लाइक कोई इतनी वो वजनी बात नहीं है। तो इस तरह की खराबियां आपको बहुत सारी जगहों पर नजर आती हैं। ये मसाइल सामने रखकर अब अगर दोबारा हम इन किताबों के बारे में अपनी एक राय बनाने की कोशिश करें तो एक राय ये बनती है, जैसे कि बिलाल, मैं उनको सेकंड करूंगा कि इन किताबों को पढ़ना चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए। हरारी क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझने, या उन अभास को, ये सारी खराबियां, ये गलतियां या अच्छाइयां बुराइयां खूबियां खामियां देखने के बाद भी ये कोई दावा नहीं कर सकता, ना किया है किसी ने, कि हरारी जिन अभास को छेड़ते हैं वो इर्रेलेवेंट हैं या वो कोई लेस अट्रैक्टिव हैं या वो कोई लेस इम्पैक्टफुल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। विच मीन्स कि हमने ये सारी चीज़ों के साथ हरारी को एंगेज भी करना है। फर्दर इस हवाले से जो उनकी किताबों के हवाले से कोई बातचीत होती है तो फिर आगे सवाल जवाब में या फर्दर कोई चीज़ें होती हैं तो उसको देखते हैं। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। और एडिशनली बस ये मैं कमेंट करके खुद अपने आप की दावत देता हूँ। और कमेंट ये है कि ये वकास के बाद बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारी ऐसी बातें जो पॉपुलर लिटरेचर में पहले नहीं हो रही थी, वो जैसे मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन पे जो उनका व्यू है, तो अगर आप अभी फौरी मेरे मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, उनकी किताब है म्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ, अगर किसी के जहन में आए तो नाम। उन्होंने सारी बहस, जब ये साइबर साइबर सिक्योरिटी की बहसें हो रही थी और साइबर स्पेस की बहसें हो रही थी, तो ये सारी बहस उन्होंने की है। मुझे नाम भूल गया, भला सा नाम है उनका। बहरहाल उन्होंने ये बहसें की हैं। फिर पोस्टमैन। नील पोस्टमैन की ये आभास मौजूद है। इसी तरह बहुत सारी दूसरी आभास तो। और हरारी का ये कंट्रीब्यूशन है कि वो दोबारा इनको वापस लेके आए हैं। क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? आई गेस मैं कर सकता हूँ। तो एज आई सेड, मैं अपने आप को दावत देता हूँ कि आपकी समा खराशी करूँ। और उसके लिए मुझे 1 मिनट दरकार होगा कि मैं इसको फिगर आउट कर सकूं कि ये ओके। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, होपफुली नज़र आ रही होगी। ग्रेट। तो कुछ जनरल इश्यूज हैं जो हरारी के साथ हैं, जो पढ़ते हुए कारी के तौर पे मुझे पेश आते हैं। और जैसे बिला अवकाश ने तज़किरा किया प्रोजेक्ट्स का, उसके पूरे प्रोजेक्ट का तज़किरा किया हरारी के, उसमें पहली चीज़, पूरे प्रोजेक्ट को आप देखें तो प्रोजेक्ट बहुत ओवर एम्बिशियस है। और वकास ने ऑक्सफोर्ड के जो उनके सुपरवाइजर थे उनकी बात की। मुझे याद पड़ता है कहीं कमेंट उन्होंने किया था कि ने हरारी ने सक्सेसफुली क्रिटिसिज्म इसलिए एस्केप किया है कि उसका प्रोजेक्ट बहुत ओवर एम्बिशियस है, और इस तरह प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज करना किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि इतना बड़ा सवाल जब आप कायम करते हैं, तो जो एक्सपर्ट है, जो किसी खास मौजू का एक्सपर्ट है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कहीं नीचे आके किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज कर सके, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है।
तो मुझे कभी कभी एहसास होता है जैसे फिजिक्स फिजिक्स वालों की पैरवी में हरारी कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग टाइप कोई चीज देना चाह रहे हैं, कोई ऐसा तारीखी तज्जिया जो आने वाले वक्त की, अगर हर चीज नहीं तो ज्यादा बड़े मसाइल जो हैं वो उनको कर सके। जब वो इतना बड़ा सवाल कायम करते हैं तो दूसरा मसला नेचुरली उनके साथ आ जाता है कि उतना बड़ा सवाल कायम, जारी बात है, जब आप पूरी दुनिया, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं दुनिया से भूख का खात्मा करना है, इसका जवाब देने की कोशिश करूं, तो इस सवाल के जैल में सिर्फ लोगों को रोटी मुहैया करने का, सिर्फ इकोनॉमिक्स का मसला नहीं है, पॉलिटिक्स का मसला है, सोशोलॉजी का मसला है, कम्यूटिंग का मसला है, लॉजिस्टिक्स है, पता नहीं क्या कुछ है जो सवाल के जैल में आ जाएगा। इसलिए भूख कैसे खत्म करना है को अगर मैं नैरो डाउन नहीं करूंगा तो इतनी केस स्टडीज और इतना कुछ आ जाएगा कि उसकी सेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इस किताब में भी देखेंगे कि वो नाजियों पे बात कर रहे हैं, स्टालिन पे बात कर रहे हैं, अमेरिकन पे बात कर रहे हैं, कहीं पे गोइथे आ रहा है, कहीं पे प्लेटो आ रहा है, कहीं पे फूको आ रहा है, और पढ़ने वाला एक दफा पजल हो जाता है कि वो कैसे सेंस बनाए इतनी सारी इंफॉर्मेशन की जो वो थ्रो कर रहे हैं। और एक राइटर के तौर पर उन्हें जस्टिफाई करना चाहिए जब वो इतनी इंफॉर्मेशन, इतने रूल्स को लेके आते हैं, विच आई थिंक के एक जनरल प्रॉब्लम है उनके इस पूरे प्रोजेक्ट में। तीसरी चीज राइटिंग स्टाइल है इनका, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे महसूस होता है कि वो टर्मिनोलॉजीज बोरो करते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन से। ऑब्वियसली जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप किसी एक तरफ से चीज़ नहीं उठाते, आप मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें उठाते हैं। पर जब आप टर्मिनोलॉजीज बोरो करते हैं तो ये तकाजा है कि आप उनको जस्टिफाई करें। मिसाल के तौर पे कहीं वो फ्री मार्केट का तज़किरा करते हैं एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, तो जब आपने टर्मिनोलॉजी फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स से उठाई और उसको ख़ास कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया, तो एक कारी के तौर पे मैं ये चाहूँगा कि आप उसको जस्टिफाई करें, आप उसको उस वाक्य के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाई करें, और ताकि मैं ये समझ सकूं कि यहाँ फ्री मार्केट क्या किरदार अदा कर रही है, या लफ्ज़ फ्री मार्केट क्या रोल प्ले कर रहा है पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर। इसी तरह एक जगह पे वो डीप स्टेट इस्तेमाल करते हैं। एक आम कारी के तौर पे मेरा ख्याल ये है कि जहाँ वो डीप स्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ लफ्ज़ स्टेट से भी काम चल जाता, बल्कि डीप स्टेट इन सम सेंस ऑफ पुटिंग है कि वो मेरा ध्यान किसी और चीज़ की तरफ खींच रहा है, टेक्स्ट कोई और बात कर रहा है। इस तरह पैराडिग्मेटिक एक लफ्ज़ वो इस्तेमाल किया उन्होंने एक जगह पे। तो ये जनरल उनके टेक्स्ट के साथ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एक कारी के तौर पे पढ़ते हुए इनकाउंटर कर आप करते हैं कि ये वो कर रहे हैं। अब हम मूव करते हैं कुछ स्पेसिफिक इश्यूज की तरफ। स्पेसिफिक इश्यूज में एक बुनियादी चीज जिसको मैंने महसूस किया वो ये कि वो कॉन्सेप्चुअल वर्क एस्केप कर रहे हैं। यानी उनका पहला सेक्शन है जो मेरे जिम्मे था, उसमें कॉन्सेप्चुअल वर्क बिल्कुल मौजूद है। वो बताते हैं कि स्टोरीज कैसे इंटरसब्जेक्टिविटीज क्रिएट करती हैं, फिक्शनल स्टोरीज क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये इनफ नहीं है उनके हासिलात को सपोर्ट करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे वो स्टोरीज के ऊपर ओवर एम्फेसिस कर रहे हैं, स्टोरीज के ऊपर कि स्टोरीज इंटरसब्जेक्टिविटीज क्रिएट करती हैं, इंटरसब्जेक्टिविटी रियलिटी बनती है, और फिर उसके ऊपर हमारी चीजें खड़ी होती हैं, वगैरह वगैरह। ये उनका है। लेकिन जो चीज एब्सेंट है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये एक्सर्ट यहाँ पे लगाया है, एक जगह पे वो कह रहे हैं कि नाजी जो हैं उनकी गलती ये थी कि वो अच्छी स्टोरीज नहीं चूज कर सके। इसका मतलब है कि आपके जहन में अच्छी स्टोरी का कोई खाका है, कोई कॉन्सेप्चुअल वर्क एटलीस्ट आपके जहन में है, वो क्या है, उसको वबलाइज होना चाहिए। वो वबलाइज नहीं है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ताकि मैं देख सकूं कि अच्छा ये, जैसे मिसाल के तौर पे टेक्निकली सवाल, फौरी सवाल आपके जहन में आता है कि अच्छी स्टोरी क्या होती है, राइट? और अच्छी स्टोरी क्या होती है के बाद आपको बताना चाहिए कि क्या कुछ एग्जांपल्स हैं अच्छी स्टोरी की। क्या डेमोक्रेसी एक अच्छी स्टोरी है? क्या डेमोक्रेसी एक बेटर वो डेमोक्रेसी एक बेटर इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी है जिसके ऊपर एक बेहतर स्टेट या बेहतर दुनिया कायम की जा सकती है? तो ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको हरारी के यहाँ मिलती है। और सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में आपको एहसास ये होता है कि जो कॉन्सेप्चुअल वर्क उन्होंने किया है, वकास भी इसकी तरफ इशारा कर रहे थे, वो कॉन्सेप्चुअल वर्क इनफ नहीं है उनकी फाइंडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए। कॉन्सेप्चुअल वर्क मेक सेंस, वो ठीक है, इन सम केसेस उस पर भी क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन इट मेक सेंस, समझ आती है कि उसको कॉन्सेप्ट वो क्या फ्रेमवर्क बना रहे हैं। लेकिन वो इनफ नहीं है जितना बड़ा कंक्लूजन वो उससे ड्रॉ ड्रॉ कर रहे हैं। बिलाल एआई के के मसाइल पे बात कर रहे थे, एआई के लिमिटेशंस पे बात कर रहे थे।
ये ज़रूरी है कि हरारी आप ये कॉन्सेप्चुअल वर्क करके बताएं कि वो क्या चीज़ें हैं जो हरारी के नज़दीक एआई को, वहाँ कुछ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करती। जैसे मिसाल के तौर पे ये कि एआई फर्ज करें एक हर वक्त सोचने वाली चीज़ है, ठीक है। हर वक्त सोचने वाली चीज़ के अंदर जो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि वो टर्न ऑफ होने को रेजिस्ट करती है, ह्यूमन एलिमेंट अभी मौजूद है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें से एब्सेंट है, जो मुझे लगता है कि इनफ नहीं है उनके कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए। फर्दरमोर और एक और चीज़ जो मैंने नोट की और जिसकी शिद्दत से मैंने कभी महसूस की, वो ये कि बहुत सारे तारीखी वाक़यात का तज्जिया करते हुए और बहुत सारी और इस ओवरऑल इस तस्वीर को बनाते हुए वो फॉर्मल स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं। उनका बहुत एम्फेसिस है कि इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी होती है। इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी से मुराद ये कि मैं आप हम सब कुछ कुछ कहानियों पर यकीन करते हैं, ये कहानियां कुछ हकाइक बनाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी जगह वो कहते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अमेरिकी रियासत मौजूद है, तो अमेरिकी रियासत मौजूद हो का जवाब अगर आप ये देंगे कि हाँ मौजूद है, तो ये एक इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी है, ये कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है उनके नज़दीक, क्योंकि ये बिलीफ बेस्ड है, सब्जेक्टिव बिलीफ बेस्ड है। और ये सब तो यहाँ तक ये बात ठीक है। लेकिन जब आप इन इंटरसब्जेक्टिव रियलिटीज के ऊपर पूरी रियासतें और उन रियासतों का बनना, उन रियासतों का गिरना, जैसे मैंने नाजी नाजी की मिसाल दी, नाजी एम्पायर की मिसाल दी, उन रियासतों का बनना, गिरना और गिरना और ये सब कुछ बेस करते हैं, तो आप फॉर्मल स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर से मेरी मुराद वो गवर्नमेंट है या वो अपैरेटस है जिसमें इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात की, लेकिन वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो किसी भी गवर्नमेंट को बाकी रखता है। उसके बारे में हमारे पास कोई कोई मालूमात नहीं है। से मिसाल के तौर पे ये वाक्य मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं इनफैलिबल टेक्स्ट की और किताबों की, और किताबें कैसे, और ये यहाँ पे ये रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं नाइव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन को, कि अगर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो नाइव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन वाले ये समझते हैं कि उस फ्री फ्लो से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन हर तरफ से आ रही होगी, कोई भी एजेंट या सब्जेक्ट या बंदा, इंसान बैठा हुआ उसको सिंथेसाइज कर सकता है, देख सकता है कि अच्छा ये वाली बात मैंने माननी है, ये वाली बात मैंने नहीं माननी। और चूंकि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, तो आप आप नेविगेट कर सकते हो इस सारी इंफॉर्मेशन के अंदर। तो और इसको रेफ्यूट करने के लिए इस बात को हरारी वाकया पेश करते हैं विच हंट का, और उसके अंदर 2-3 किताबों का वो हवाला देते हैं कि, और ये एज्यूम करते हैं हरारी कि वो जो वाकया बयान कर रहे हैं वो फ्री मार्केट की को पूरी तरह बयान करता है। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो शायद कुछ एक लम्हे के लिए आपको एहसास हो कि हाँ ये फ्री मार्केट है, फलां बंदे ने किताब पब्लिश की, फलां ने उठा के पढ़ ली, उसने अपने दोस्त को दी, तो ये फ्री मार्केट की तरफ। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि लॉयर्स और अदालतें और पुलिस और ये सारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और गवर्नमेंट और इनके बिलीफ सिस्टम, ये सब इन्फोर्स कर रहे थे उस विच और शामिल थे उस विच हंटिंग में, तो आपको एहसास होता है कि ये उतनी फ्री मार्केट नहीं थी जितनी हरारी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो निगेशन जो फॉर्मल स्ट्रक्चर की निगेशन है, या प्रिवेशन आप इसे बोल सकते हैं, अगर निगेशन एक्टिव निगेशन नहीं भी है तब भी वो इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, वो इसको उसका हिस्सा बनने नहीं दे रहे, या अगर बन रहा है तो वो उसको इन एनी वे जैसे भी आप इसको करना चाहते हैं। तो ये तीसरी बड़ी चीज है जो मैंने इसके अंदर महसूस की। क्या मैं थोड़ा सा और वक्त ले सकता हूँ? कितना वक्त है हमारे पास, किसी ने नोट किया? अब वक्त आपका काफी हो चुका है, मुकम्मल। लेकिन अगर जल्दी कर लें तो हाँ ज्यादा। ओके, बस ठीक है, मैं फिर इसको 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 रैप अप करता हूँ। और हाँ ठीक है, बस फिर मेन क्रिटिसिज्म मैंने जो प्रोड्यूस करने की कोशिश की है एक आम कारी के तौर पे, वो ये है, और उसमें ये 3 चीजें अगर हैं। आप कोई स्लाइड्स को कंक्लूड करना चाह रहे हैं तो कर लें, मेरे ख्याल में इशू नहीं। नहीं, वो कंक्लूड हो गया। मैं सिर्फ एक एडिशनल चीज जो आप लोग बात कर रहे थे उस पर ऐड करना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी हो गई वो, कोई हम बाद में भी चलते फिरते उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। और सिर्फ 1 मिनट अगर मैं इसको, जी। और अब मेरे ख्याल में हम चाहेंगे कि हम इसको डिस्कशन की तरफ अ, लेकर चलें, और उसकी तरफ जाने का तरीका ये है कि हम सवालात से शुरू करते हैं। मैं जो है ना सवाल से शुरू कर लेता हूँ आपसे। आपने जो स्टोरीज की बात की, तो आप, मुझे नहीं लगता कि वो जब स्टोरीज की बात कर रहे हैं कि नाज़ी की स्टोरी अच्छी नहीं थी, तो उसके जवाब में जो स्टोरी कामयाब हुई है, यानी जो अमेरिकन और जो लोग सोवियत उनको शिकस्त देने का बायस बन गए थे, और फिर
क्या कहते हैं, आखिर में जो है वो वेस्टर्न जर्मनी जो है वो एक बड़े क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली एक बड़ी अच्छी रियासत बन के सामने आई। तो वो आपको बता नहीं रहे कि जो कैपिटलिज्म की स्टोरी है, जो लिबरल डेमोक्रेसी की स्टोरी है, जो अ, इंसानी हुकूक के नाम की स्टोरी है, वो ज्यादा बेहतर है। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, मेरे ख्याल में ये एज्यूम्ड है, लेकिन वो बता नहीं रहे। और अगर अगर वो ये बता भी रहे हों तो फिर आसान हो जाएगा। मतलब अगर हरारी ये कहें कि कैपिटलिस्टिक स्टोरी अच्छी स्टोरी है, तो फिर भी उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो कैसी अच्छी स्टोरी है। पहली बात, फर्ज करें अगर आपने ये बात की कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई उसके बाद, और फलां आ गया और फलां आ गया, तो फिर हम इसको डिफरेंट एराज में, मतलब नाजी जर्मनी के अंदर वाइमार रिपब्लिक का टाइम आता है, जो बहुत प्रोग्रेसिव टाइम था। वो क्यों कैसे आया, उस स्टोरीज में क्या थे, ब्रीफली ये टाइम है हिटलर की assumption से पहले, जिसे हम वाइमार रिपब्लिक बोलते हैं। उसके बहुत बाद आप ईस्ट जर्मनी की बात करते हैं। ईस्ट जर्मनी के अंदर जब वॉल ऑफ बर्लिन बनी हुई है, तो हम क्यों एज्यूम करते हैं कि ईस्ट जर्मनी के अंदर प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, लोग खुश नहीं थे। तो इसमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। आपको बताना होगा कि आपकी कंसेप्शन ऑफ प्रोग्रेस क्या है। आपको बताना होगा कि जिस स्टोरी को आप बेटर कह रहे हैं, उस स्टोरी के अंदर क्या चीजें हैं जो उस स्टोरी को बेटर बना रही हैं, एंड देन फिर हम उसका एनालिसिस कर सकें कि ओके, इस इन बुनियादों बुनियादों के अंदर फिर वो स्टोरी बेहतर बनती है। आई होप कि साजी का हाँ। रेलिवेंट जवाब था। जी, सॉरी। जी, मेरा एक सवाल तो यही था जिसको आपने दूसरी तौर पर address किया है कि हरारी, आप बता रहे हैं कि वो सोल्यूशन पे बहुत कम बात करते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। लेकिन जो सोल्यूशन जिनकी तरफ वो इशारा करते हैं या उसके शुरू में जिक्र होती है, तो क्या उसके पीछे ये ख्वाहिश कहीं झलकती है या एक अंडरस्टैंडिंग लगती है कि जो हमने लिबरल डेमोक्रेसी का एक बहुत ही गैर मामूली सबूत डेवलप किया था, वो समहाउ अगर उसको एम्पावर किया जाए और उसके अंदर कुछ बेहतरी लाई जाए, तो वो इसको, इस प्रॉब्लम को या इन सारे प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से हैंडल कर। सर कॉन्सेप्शुअल लेवल पर अगर हम ये बात कहें कि जो हरारी कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी के हवाले से हम चीज़ों को आगे चलाएं और बढ़ाएं, तो उसमें जिस तरह वो पिक्चराइज करते हैं चीज़ों को, बेनेवलेंस हो वगैरह वगैरह, वन टू ऑल, वो छः सात आठ चीज़ें हैं वो बयान करते हैं कि पीपल सेंट्रिक हो, डेमोक्राइज्ड हो सही मानों में, वो किसी एक जगह पे इर्तिकाज ना हो ताकत का, और लोगों में अवेयरनेस वगैरह भी हो। ये कंसेप्चुअल लेवल पर लगता है कि दुरुस्त पिक्चराइजेशन है। लेकिन जो चीज खुद डेमोक्रेसी के साथ हुई है, मिसाल के तौर पर एक बड़ा मसला अमेरिकन डेमोक्रेसी में ये है कि पिछले 100 साल से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई दूसरी एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती। कोई शख्स आर्मी वाले फैमिली से या ऑलरेडी पॉलिटिकल फैमिली से ना हो, और वो अमेरिकन उसमें पॉलिटिक्स में उसने कोई बड़ा किरदार अदा किया हो या बड़े रोल पर वो आ सका हो। विच मीन्स कि आप लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर भी लोग जो हैं वो असल में एक्सक्लूडेड हो जाते हैं। ये तरीक़ाकार इसका इस तरह है। मिसाल के तौर पर जब हम ये कहते हैं, अब इस वक्त ये एक बड़ा मसला बना हुआ है कि कारपोरेशंस, कोई भी ब्यूरोक्रेसीज वगैरह वगैरह मुख्तलिफ इदारे जो भी हैं, वो सारे मिलकर उन्होंने इलीटिज्म का एक ऐसा कल्चर बना दिया है कि जिसमें अवाम पीछे हैं, जो कि मेन मकसद है इस सारी चीज का, और उन्हीं के मामलात और वो हल हो रहे हैं। इसको हम जितने भी अच्छाई वाले उसमें लगा दें, ठीक है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आप कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि भाई सोवियत यूनियन वाले एरा से कुछ बेहतर है, या तीसरी दुनिया से कुछ चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन क्या लिबरल डेमोक्रेसी का जो एक रूह है जो बताई जाती है वो हल हो रही है? इंटरनेशनल लेवल पर भी हम देख रहे हैं कि
वाइट पीपल के कम्युनिटीज के ऊपर जब जुल्म ज्यादती होती है तो उसके हवाले से हमारा नैरेटिव अलग है। थर्ड वर्ल्ड के अंदर सूडान का किसी भी आप देख लें, फलस्तीन को तो शायद रहने दें, सूडान का मामला कोई भी उसको डिस्कस कर रहा है कि सूडान में क्या हो रहा है पिछले साल 1.5 साल से, किसी को परवाह भी नहीं। अफ्रीका में क्या होता है हम लोगों को परवाह ही नहीं होती है, मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो यही हालात, यही मामलात इसके साथ भी होंगे, जो एआई वगैरह या जो मौजूदा पावर स्ट्रक्चर्स न्यू बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं, इनके अंदर भी मोर और लेस प्रायोरिटीज बन जाएंगी और वो सॉल्यूशंस नहीं होंगे। विच मीन्स के कुछ ऐसी पिक्चर भी होनी चाहिए कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाले नैरेटिव से या बयानी या पोजीशन से हम नीचे उतरें, और कुछ इस तरह का, लाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपने ख्याल में ये लगता है कि भी यूनिपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड के बजाय ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का कोई सिलसिला हो, जिसमें अलग अलग दुनियाएं, अलग अलग लोग, अलग अलग अपने रंग और उसके हिसाब से अगर रहें चलें, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी चीज़ को अगर हम एआई के सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई करें तो मेरे ख्याल में ये देखना चाहिए कि देखिए इस वक्त, इसको मैं एग्जांपल देकर वो क्लियर वो बात खत्म करना चाहूँगा। फेसबुक या चंद एक और एल्गोरिदम्स ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनल जो वो है राइट्स का या अक़वाम मुत्तहिदा का जो है, क्या कहते हैं उसको, क्राइटेरिया, कि भाई इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह ये चीज़ें होनी चाहिए, और इंसानियत या दुश्मनी ना हो और नफरत ना हो, तासुब वगैरह ना हो, वो लगभग इसको लेकर चलते हैं। ट्विटर ने या एक्स ने पिछले कुछ इलॉन मस्क के आने के बाद इसको डिनाई किया, इससे हट कर चल रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि भाई पिछले 1.5 साल में फेसबुक समेत बाकी दीगर, इवन यूट्यूब के ऊपर भी प्रो फलस्तीनियन जितनी भी आवाजें हैं वो स्नब हो रही हैं, ट्विटर पर नहीं हो रही हैं। अब वो नहीं हो रही हैं तो उसको आप एंटी सेमेटिज्म के नाम पर और बहुत सारी और मुनाफरतें जो हमने लिबरल डेमोक्रेसी के नुक्ते नज़र के मुताबिक मान लिया है कि ये इवल है और ये गुड है, उसके हिसाब में बुरी लग रही हैं। लेकिन इस वक्त नैरेटिव फलस्तीनियों का सिर्फ ट्विटर के ऊपर चल रहा है। तो ये जो एक अलग जिंदगी बन रही है, अलग एक जगह या मकाम, प्लेस, पोजीशन बन रही है, इसको मेरे ख्याल में करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई इलीट का लिबरल डेमोक्रेसी के नाम पर या किसी भी दूसरे नाम पर इलीट का एक अलग वो बन जाए। मुश्किल है, लेकिन शायद बहुत ज्यादा। फारूक भाई का हाथ खड़ा है। फारूक साहब, मैं इंतजार करता मर्ज साहब का, अगर कोई कमेंट है तो कर ले, फिर हम फारूक साहब की तरफ जाते हैं। एक कमेंट तो नहीं है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि हरारी आई है, ये वकास खान की गुफ्तगू में तो ये नहीं समझ में आया कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यानी बयान कर रहे हैं या हरारी को रिप्रेजेंट। मैं हरारी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इस मामले में कि वो तो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी को ही एक सोल्यूशन के तौर पे पेश कर रहे हैं, हाँ सही। मोर और लेस। लेकिन शायद वो इतना अच्छा जवाब नहीं। और इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा, हरारी कनिंगली इन सम सेंस वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी को आइडियलाइज नहीं करेंगे, वो कुछ वैल्यूज को पिक करेंगे जो ऑब्वियसली वेस्टर्न डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वैल्यूज हैं, एंड देन वो उनको आइडियलाइज करेंगे। और इन अ वे वो उन्हीं को वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी को आइडियलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंप्रेशन ये जाता है कि नहीं नहीं, ओके, ये बंदा तो सिर्फ वैल्यूज को वो कर रहा है। और फिर उससे वो एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर हम इन आइडियल्स पे, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के आइडियल्स है रादर देन डेमोक्रेसी, इन आइडियल्स की तरफ मूव करें, या जैसे वो साइंस से, कुछ साइंस के फ्री डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वो लेने की कोशिश करते हैं। अब अगर कोई भी मार्क्सिस्ट साइंस के उस फ्री डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे क्रिटिसाइज करेगा, तो आपको बताएगा कि कैसे लोडेड है साइंस का वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर उस सारे डेमोक्रेटिक लिबरल वैल्यूज से जो कल्चर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन हरारी उनको पिक करके सिर्फ वैल्यूज को सामने रखते हैं कि देखो ये कितना अच्छा चल रहा है, इसको हम इसको आइडियलाइज करते हैं। हैबमास का, फारूक साहब माजत, मैं सिर्फ एक क्विक कमेंट के बाद आपको इजाजत देता हूँ, आपको आपकी तरफ माइक लाता हूँ। हैबमास पब्लिक स्फेयर की बात करता है, आप इसको कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं उसके साथ। हैबमास पब्लिक स्फेयर की बातें करता है और उसने ये और उसे ये लगता है कि ये जो
18वीं 19वीं सदी में कैफे का कल्चर शुरू हुआ, जिसके अंदर लोग मिलते थे और बात करते थे और एक नया डिस्कोर्स बनाते थे। तो उसे लगता था कि ये हेजमनी, ये उसका ख्याल है कि ये उसकी उनकी हेजमनी तोड़ सकता है, जो एक कल्चर टीवी ने, एक एलिटिस्टिक या एक बोर्जवा सोसाइटी ने, सॉरी एलिट सोसाइटी ने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्लोजली, और कमोबेश यही काम हरारी करता है, आप जरा थोड़ा सा क्लोजली उसको मॉनिटर करें तो आपको अंदाजा होता है कि वो पब्लिक स्फेयर भी, जिसमें आपको लगता है कि फ्री फ्लो ऑफ डिस्कोर्स हो रहा है, लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं कैफे जा सकता हूँ, या जैसे हम इस जूम की मिसाल लेते हैं, तो इस जूम की मीटिंग में हम सब फ्री फ्लो बातें हो रही हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसको क्रिटिकली देखने पर अंदाजा होता है कि इतना फ्री फ्लो है नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन बात कर सकता है, एक्सेप्ट डिस्कोर्स की कदरें हैं। तो ये सब कुछ है। तो हरारी भी जब इन वैल्यूज को उठाते हैं तो वो ऑल टुगेदर निगेट कर देते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स जो उन वैल्यूज के साथ लोडेड है। तो ये एक एडिशनल चीज। जी फारूक साहब, माजूद खाऊं, माइक ऑन कर दो ना उनका। वो खुद भी कर सकते हैं, वैसे मैं कर देता हूँ यहाँ से। असल में मैं कर नहीं सकता, मैं होस्ट नहीं हूँ। फारूक साहब या तो अपना माइक टर्न ऑन कर लो, या बिलाल साहब अगर मौजूद है तो वो कर। मेरा भी एक सवाल है, मुझे हैंड रेज करने की समझ नहीं आ रही, लेकिन जब मेरी बारी आए तो प्लीज मुझे भी फिर मौका दीजिएगा। फारूक साहब का मैसेज है कि वो कर नहीं पा रहे, तो क्या बिलाल साहब अगर उनको अनम्यूट कर दें। जी मैं देख रहा हूँ लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रही। के नाम पे आप ओके। क्लिक करें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। वो मैं That's right. मुझे वो मिल नहीं रहा था एक्चुअली। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस दिस इज रियली अ ब्लेसिंग, नो डाउट। यहाँ मेरा सवाल मेरी जहनी सतह के मुताबिक ही है, कितना रेलेवेंट है नहीं। यह कहा गया कि हरारी जो है, आप नो अज्यूम करते हैं कि वो ह्यूमन, स्पेशली बिलाल कह रहे थे कि वो ह्यूमन जो वैल्यूज हैं उनको मुझे लगता है कि वो इग्नोर कर रहा है। बट व्हेन ही सेज कि वो स्लीपलेस है नेटवर्क्स, तो क्या वो इस तरफ ही तवज्जो नहीं दिला रहा है कि ये स्लीपलेस नेटवर्क्स ह्यूमन रेस अगर इसको मॉनिटर नहीं करेगी, अब वो जाहिर है जैसे कि ये कंक्लूड किया गया, जैसे हम वकास बता रहे हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी के नीचे ला के ही इसको किसी तरह ठीक करना है। लेकिन वो इस तरफ तवज्जो तो इंसानों की दिला रहा है कि ये स्लीपलेस नेटवर्क्स जो हैं ये ये कोई डेंजरस चीज है। ही इज नॉट रियली अप्रिशिएटिंग द स्लीपलेस नेटवर्क्स, और इज इट वो। हम्म, जी बिलाल, आपने ये कहा था ना, तो जी जी। इसमें मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन वैल्यूज को वो क्या वाकई इग्नोर कर रहा है, या वो एक जगह थी जहां से वो पुट अप कर रहा है, एंड देन देयर माइट बी सम ह्यूमन लिमिटेशंस, या जो भी वो एकेडमिकली उसने प्ले अराउंड किया है चीजों के साथ। ये तो समझ आता है, उसका कैनवस बहुत बड़ा है तो वो संभाल नहीं सका, ऐसे हुआ है क्या? नहीं नहीं फारूक भाई, मतलब आपकी ह्यूमन, बात। जी जी, सॉरी, आप बात मुकम्मल कर लें फिर मैं बात करता हूँ। जी मैं यही कह रहा हूँ कि वो जिस तरह लेकिन एक एक्सप्लॉइटेशन भी लगती है, जिस तरह कि अगर 45 मिलियन वो ह्यूमन एंगेजमेंट तो चाह रहा था, ह्यूमन एंगेजमेंट तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर हुए, तो फिर वो एक्सप्लॉइट कर गया। और वो जो वो कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कैसी मिले किसी को पूरी बुक में, तो वो डैमेज भी कर सकती है और खराब भी कर सकती है, तो वो भी तो एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है ना थ्रू हिज बुक, यू सी। अ, नाउ दैट इंफॉर्मेशन इज क्लासेस एज द सेम इंफॉर्मेशन जिसको वो बात कर रहा है वहां पर, या वो सिर्फ उन नेटवर्क्स के हिस्से ही डाल देता है जो स्लीपलेस नेटवर्क्स हैं सब कुछ। फारूक भाई, असल में वो वहाँ पे ना तवज्जो दिलाना चाह रहा है दो बातों की तरफ। वो दो बातें हैं, प्राइवेसी का खात्मा और सर्वेलेंस की इन्हेंसमेंट। तो वो कह रहा है कि ये जो नेटवर्क्स हैं, ये इतने पावरफुल हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों में ये हमारी स्किन के अंदर से भी जाके हमारी चीज़ें मालूम कर सकेंगे। अभी उसमें वो कुछ मिसालें देते हैं कि कैसे जो जब कैपिटल हिल पे हमला किया था रिपब्लिकन्स ने, मैं ट्रम्प के जी। वोटर्स ने, तो उस वक्त वो उनको उनकी शनाख्त कैसे हुई थी। तो कुछ लोग थे जो मतलब बिल्कुल अपना चेहरा तब्दील करके सब कुछ करके भी पासपोर्ट कंट्रोल पे गए, तो उनको वहां से पकड़ लिया।
तो वो इस बात की तवज्जो दिलाना चाह रहा है कि ये जो एक नई मखलूक जिसे वो कहते हैं, न्यू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वो बहुत स्ट्रांग है और उसके पास सर्वेलेंस की और आपकी जो प्राइवेसी है उसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ताकत है। तो वो सिर्फ यहाँ पे वो किसी वैल्यू की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे वो सिर्फ एम्पावरिंग, तवज्जो एम्पावर दिलाना कर चाह रहा है। जाएगी, यानी ये कह रहा है। जी जी, जस्ट वो फॉर माय तवज्जो दिला रहा है क्लैरिफिकेशन। कि दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है जी। अगर इसको ना थोड़ा सा मुझे आप इजाजत दें, मैं माय ऑडिबल? जी जी, जी सुनना जी चाह रहा है। जी। इस तरह है ना कि जब हरारी इस हवाले से बात करते हैं, एआई की पावर की बात करते हैं, देखिए वो कुछ अजम्पशंस कुछ हरारी की हैं और कुछ एक्चुअलिटी में एआई के साथ जुड़ी हुई हैं। एआई वुड बी द मोस्ट पावरफुल टूल अभी तक। देखिए इसको अंडरस्टैंडिंग करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, कि अभी तक इंसानियत ने टेक्नोलॉजी, इंजन, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह जो कुछ भी इजाद किया, उसके पास अपना फ्रीडम या अपना शऊर या अपने तौर पर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं थी। आपका एटम बम जितना भी खतरनाक हो, लेकिन वो अगर एक अलमारी में पड़ा हुआ है, एक रूम में पड़ा हुआ है, तो वो पड़ा हुआ है, उसके पीछे उसको फैसला साजी या उसको अमल दर उसको किसी भी काम का करने के लिए इंसान ही ने फैसला करना है। यहाँ पे जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई है हरारी ने, वो ये कहना चाह रहा है कि ये खुद अज खुद डिसीजन मेकर्स हो जाएंगे, विच मीन्स कि वैल्यू सेट करना और टारगेट करना और पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना, ये इंसान से कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, और ये ओवरटेक कर लेगा, एआई कर लेगी, जो कि डिस्ट्रक्टिव है। और उसके ख्याल में ह्यूमन नॉलेज या कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग जितनी भी है, वो एआई के पास मौजूद होने के बावजूद भी उसके डिसीजन के ऊपर इंसानों का एक तरह से एतमाद, ईमान, यकीन भी बेहतर होगा। और उसकी तरफ कुछ एग्जाम्पल हैं जो लीडिंग है। एक बड़ी एग्जाम्पल उसने अपनी किताब में ये दी है कि एक बंदे का वो क्या कहते हैं उसको, एक्सरे, डॉक्टर्स, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाया गया। वो कुछ तादाद लिखी हुई है कि सैकड़ों या हजारों, ये कुछ कुछ लोगों तक को दिखाया गया। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने जो डायग्नोसिस की, वो और एआई के एल्गोरिदम ने जो डायग्नोसिस की, इसमें खासा फर्क था। एआई की जो अंडरस्टैंडिंग थी या जिसकी जो डायग्नोसिस था, ये कुछ हजारों में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं कि ये लाइक एक्यूरेसी का इतना ज्यादा फर्क था कि क्लियरली ये साबित हुआ कि एल्गोरिदम ने बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से। अच्छा, इस तरह की एग्जांपल्स जब हमारे सामने आती हैं, तो ऑलरेडी हमारा ये बिलीफ बन जाता है या बन जाएगा कि एआई बेहतर डिसीजन करता है। जब एआई बेहतर डिसीजन करता है, तो हमारी जो मॉरल अथॉरिटी है इंसानों की, कि भाई देखिए देखिए, हम ये तो नहीं कहते हैं कि भाई अम्मार खान नासिर साहब ने चूंकि ये बात की है तो ये ठीक होगी। हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने क्या दलील दी है, बिलाल क्या ने कहा है या फारूक साहब ने क्या कहा है या क्या किया है, ये कोई पैरामीटर नहीं है, हमने वैल्यू सेट की हुई है। एआई अस खुद एक वैल्यू लेडन टूल, अथॉरिटी और डिसीजन मेकर बन जाएगा, विच विच वुड बी डिस्ट्रक्टिव। ये वो बात कर रहा है जिसकी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि एल्गोरिदम को और एआई को जितनी भी एम्पावरमेंट की जाए, वो उस उसूल के मुताबिक की जाए जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी हो, बेनेवलेंस हो, वगैरह वगैरह, वो चीजें हो। यूं वो इसको देखें। वो अपना प्रेजुडिस रख रहा है वहां पर, लेकिन वो ये बता रहा है कि इसको रोकने की जरूरत है, या इसको किसी तरह मॉनिटर या रीफ्रेम, मैं सही लफ्ज टर्म नहीं बोल पा रहा हूँ उसके लिए, कि वो किसके इसको किसी तरह आप कीप अ चेक ऑन इट ना, या इसको इसको मोड़ा जाए किसी ऐसे तरीके से कि ये ऐसा ना हो जाए कि हम एक्सटेंट हो जाएं। जी यही कह रहा फारूक, है वो। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं थैंक कि यू। फारूक साहब बहुत शुक्रिया। साजिद साहब थे गालिबन जिन्होंने हाथ उठाया था, अगर वो सवाल करना चाहें। और अगर कोई हैंड रेज नहीं कर पा रहा तो वो यहाँ मैसेजेस का ऑप्शन है, उसमें लिख सकते हैं, आप माइक ओपन करके बता सकते हैं कि मेरा सवाल है। तो जरूरी नहीं कि हैंड रेज ही हो, वो सिर्फ एक तरीकेकार है। साजिद साहब अगर सवाल कर लें, फिर उसके बाद आयशा कुरैतलैन साहबा हैं, वो सवाल कर लें। जी आयशा कुरैतलैन साहबा, अगर आप सवाल करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग गुफ्तगू थी और टॉपिक भी।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अब हिस्टोरियोग्राफी है, अब जो कॉन्टेम्प्रेरी है, उसमें हमारे पास इतनी गहरे गुफ्तगू ब्रॉड हो चुकी है। ऑल्टरनेटिव एपिस्टेमोलॉजीज पे बात हो रही है, पेरिफेरी को इंक्लूड करने की बात हो रही है। फ्रैंकफर्ट स्कूल देखें आप, या आप फ्रेंच थ्योरी देखें, तो ये सब जो है ये जो आपका मोनोलिथिक एक कॉन्सेप्ट था, या जो हिस्टोरियोग्राफी की जो पिछली चीजें थी, जो रियलिस्ट आप ले लें या पॉजिटिविस्ट ले लें या हिस्टोरिसिस्ट, जो आप वोंका वगैरह का जो स्कूल था, ये सब अब काइंड ऑफ डिसमेंटल हो चुके हैं, और एक इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ, या कम से कम ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करने की जो है वो बात हो रही है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो हिस्टोरियोग्राफी का जो अब डेवलप हुआ है, खासतौर पे 1970s के बाद वाला, हम हैबरमास की भी बात आपने की, फूको की बात करें या बाकी लोगों की, इस सारे में ये कहाँ पे इस जो हरारी की जो हिस्टोरियोग्राफी है, ये कहाँ पे फॉल करती है, या उसकी क्या रेलेवेंस बाकी रह जाती है, इतनी मोनोलिथिक और लेट वेल और जो है वो लोडेड हिस्टोरियोग्राफी है, जिसको हमने देखा कि हाइपोथेसिस पहले सेट किया और उसके बाद आप सारे एविडेंसेस लेके आ रहे हैं। तो ये जो पूरा एक सिनेरियो है हिस्टोरियोग्राफी का, इस कॉन्टेक्स्ट में आप कहाँ प्लेस करते हैं इसको? और इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल भी है, जब ये बात हो जाएगी तो फिर मैं वो दूसरी बात रखूंगी। इट डिपेंड्स। अगर अगर मैं इसमें फिल इन करूं, एंड देन बिलाल, आप आ जाओ, आप आ जाओ। नहीं नहीं, मैं ज़्यादा बात इसमें नहीं कहूँगा। मैं दो बातें जो है ना वो इस हवाले से कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो हरारी की जो वैल्यू है एकेडमिक सर्कल्स में, वो तो उसके कंटेंट से जज हो रही है, और उसी वजह से जैसे आपकी पूरी तनकीद है कि एक पूरा, यानी इतने हम इवॉल्व हो चुके हैं एकेडमिकली कि हम चीज़ों को वो करते हैं, तो फिर ये क्यों इतना, इसकी इसकी रेलेवेंस क्या है? तो उसकी रेलेवेंस इस वजह से है कि उसकी रेलेवेंस, उसका जो एक्सेस है वो मैसेज तक है, और बहुत ज़्यादा एक्सेस है। और जो बातें जिस तरीके से पहुंचा रहा है वो बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल है। उसको लिखने का तरीका बहुत तरीके से आता है। तो हम इसलिए उस पर क्रिटिक कर रहे हैं या उस पर ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक्सेस जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि बावजूद इसके कि हम एकेडमिकली इतने वो आगे आ चुके हैं, हेबरमास फोको हो, लेकिन जो चीज़ें हैं, जैसे जो जो हरारी के अंदर मसाइल हैं अपने बायस होने के, कल्चरल बायस होने के, वो इवन यानी दरीदा जैसे बंदे, यानी जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वहाँ पर भी जो है वो उसी तरह के बायसेस मौजूद हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बायसेस ख़त्म हुए। ऑब्वियसली हम काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें उस एकेडमिक सर्कल में भी काफ़ी काफ़ी मौजूद हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि बायसेस खत्म हो गए हैं। बायसेस तो खत्म हो ही नहीं सकते, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बेशक आप उसको एपिस्टेमिक शिफ्ट कहें या आप उसको सिंथेसिस और रिविजिटिंग की बात करें, तो ये तो जाहिर है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बस इससे जुड़ा हुआ ही मेरा, मैं चूंकि थोड़ी सी मुख्तलिफ डायमेंशन से चीज़ों को देख रही हूँ, आपने एआई पे बात की तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ऑफ हैंड शायद बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है कि हम इसको किस स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम अप्रोच देखें तो हम इसको कहाँ पर रखेंगे, इसकी अप्रोच को, या कैसे देखेंगे कि कहाँ पे फॉल कर रहा है? अगर मुझे एक लम्हे के लिए इजाजत दें, फिर उस्ताद जी से लतीफ़ा भी सुनते हैं। जो हरारी काम कर रहे हैं ना जी, हमने एक ये जो मदरसा कोर्सेज में अपने काम आप कर लोग रहे जाते थे, हैं। पढ़ रहे थे, तो 90s में एक बड़ी किताब लिखी गई थी, या एक खास तरीकेकार से चीज़ों को रखा गया था, बिग हिस्ट्री के नाम से। और उसका इंट्रोडक्शन करवाया गया था, द साइंटिफिक स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स। मेरे ख्याल में इस नैरेटिव को और बिग हिस्ट्री के जो बिग थिंग, बिग हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से जो चीज़ों को पेश करने का तरीकाकार है, इट्स न्यू। और जैसे मैं अर्ज कर रहा था शुरू में कि इसका मुखातिब वो लोग है ही नहीं है। एकेडेमिया इसके मुखातिब इन्होंने सामने रखकर, उस किसी कैटेगराइजेशन को मद्देनजर रखकर या उस तरह के पैरामीटर्स के अंदर रहकर बात करने की कोशिश नहीं की गई है। इसका मकसूद ही जेंजी, आज के ज़माने के लोग और नई मैसेज वगैरह को मुखातिब करना, लेकिन नॉट थ्रू फिक्शन। फिक्शन के तौर पे नहीं, वीडियो क्या कहते हैं उसको, फिल्म के तौर पे नहीं, किताब के जरिए फिक्शन और नॉन फिक्शन की दरमियान मौजूद ब्लर लाइन को उन्होंने एंगेज किया है, इख्तियार किया है। इसमें स्टोरी को बड़ी अहमियत दी जा रही है। आपके यकीनन नज़र से ये चीज़ें गुजरी होंगी कि बजाय इसके कि दलील क्या है, बजाय इसके कि उसके पीछे प्योर साइंटिफिक या अदरवाइज
फिलोसॉफिकल फैक्ट्स कितने स्ट्रांग हैं, उसकी स्टोरी के अंदर एंगेजिंग पावर कितनी है, और उसको किस तरीके से पेशकारी किया जाता है, इसको ये कोई नया तरीका है या बुनियाद है, उस तरह इसको लेकर चल रहे मैं हैं। इसमें वेन एम कर आई राइट सकता हूँ हसनैन, अगर अगर बात आप मुकम्मल कुछ होगी। हाँ, मैं इसमें वेन कर सकता हूँ। हरारी को दो बातें हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस वाले हरारी की बात कर रहे हैं। हरारी के दो रुख हैं, एक पॉपुलर लिटरेचर वाला हरारी है और एक संजीदा काम वाला हरारी है। एक एक तो ये बात है। दूसरी बात, इस काम को, पॉपुलर लिटरेचर के काम को सामने रखते हुए भी आप हरारी को नैरेटिव हिस्ट्री में रख सकते हैं। हेडन वाइट और ये लोग हेगेलियन जो जो कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री है, और बाद में ये नैरेटिव हिस्ट्री के तौर पे प्रॉपर हमें मिलता है। तो लूजली, इवन दो के हेडन वाइट और ये लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ना पसंद करेंगे, तो लूजली आप नैरेटिव हिस्ट्री को यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि बहुत कम है कि हिस्टोरियन, और स्पेशली हिगेलियन स्कूल है, जिनके यहाँ आपको देखने को मिलेगा, या स्पेसिफिकली स्पीकिंग हेडन वाइट लोगों के आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको नैरेटिव पे ओवर एम्फसिस मिलेगा और हिस्ट्री की सीक्वेंशियल इंपॉर्टेंस पे बात होगी। और यही वो स्कूल है जिसने काम किया। तो आप लूजली यहाँ पे इसको लोकेट कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रिक्टली हिस्टोरियोग्राफिकली लोकेट करना चाह रहे हैं उसको। लेकिन हरारी के साथ मुश्किल ये है कि चूंकि वो खुद अलाइन नहीं करता, चूंकि वो खुद इस पे एक्सप्लिसिटली बात नहीं करता, तो ये मुश्किल है कि उसको कहाँ हम लोकेट कर सकते हैं। बट गिवन द रिजेम्बलेंस, आप उस जगह पे इसको ले जा सकते हैं। आई होप के हमारी बातों ने कुछ ना कुछ तो दैट जवाब दे हेल्प्स, दिया। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही है, थैंक यू सो मच, आई गॉट माय आंसर। इनायत, अम्मार साहब अगर लतीफ़ा सुना दें तो फिर हम, सोनिया डार साहबा ने हाथ खड़ा किया होगा काफ़ी देर से, उन्हें गुस्सा भी आ रहा होगा, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। नहीं नहीं, वो उनसे सुन ले। मेरा मेरा लतीफ़ा बस वो पॉपुलर लिटरेचर के हवाले से था। मुझे याद आया कि अ, खतीब बगदादी ने इमाम हनीफा के तज़किरे में नकल किया हुआ। तो इमाम साहब खुद ही बयान करते हैं कि एक दफ़ा मेरी वालदा को कोई मसला पूछना था फिकी, तो उन्होंने मुझे मसला बताया। तो मैंने उनको जवाब देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं तू रहने दे। वो कूफे की मस्जिद में ना एक वाज कहता था जुरा, पॉपुलर लिटरेचर लिखता है। उन्होंने कहा उससे पूछ के मुझे। तो ये लतीफा दोबारा रिपीट भी हुआ है। डॉक्टर गाजी की वालदा ने बताया, मतलब उनकी डॉक्टर गाजी की वाइफ ने बताया कि जब भी डॉक्टर गाजी कोई बात बताते थे तो उनकी वालदा कहती थी, नहीं ये जो कारी साहब है ना, जो मोहल्ले की मस्जिद के G11 के जो इमाम है, उनसे पूछ कर आओ, तुम्हें क्या मालूम है। तो पूरी दुनिया बेशक उनकी फिक से और उनकी फिक पे ग्रिप से मुतासर हो, लेकिन माँ के लिए तो वो महमूद ही थे ना, जिसको इतनी चीजें पता नहीं है। तो बहरहाल ये इट हैज ऑलवेज बीन रिक्रिएटेड अगेन एंड अगेन। सोनिया डार साहब, आपका सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। Yeah, thank you so much for bringing the discussion. I am enjoying गुस्सा वगैरह मुझे नहीं आ रहा, मैं स्पेस लेने में बहुत निकम्मी हूँ ऑलरेडी। आई लाइक टू लिसन मोर, बट जब मैं पढ़ रही थी किताब तो जो मुश्किल मुझे दरपेश हुई, मैं उसके हवाले से आई वांट टू पुट क्वेश्चन व्हिच इज के हरारी ये कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है जिसके ऊपर उसकी किताब बेसिकली उसका मुकदमा है, दैट इज के व्हाई आर वी डूइंग सो मेनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थिंग्स। हम वाइज ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन हम क्यों इतनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस में एंगेज होते हैं। तो मैंने किताब तो पूरी नहीं पढ़ी अभी, कवर टू कवर जस्ट आई हैव सीन, बट आई एम इंटरेस्टेड टू नो के what answer he gave। ऐसा लगता है, पर जहां तक मैंने पढ़ा है वहां से तो ऐसा लगता है कि वो सारे का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर डालता है। उसका आंसर ये है कि इंफॉर्मेशन इज बेसिकली द रीजन कि इंसान अपने आप को जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस की तरफ जा रहे हैं, विच इज एन एक्सटर्नल रीजन, एंड ही डिनाइज के इंसान की नेचर के साथ कुछ गलत नहीं है। There is nothing wrong in human nature. So I'm interested to know कि is it the only thing जिसको वो बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है और इसी को वो कंसिडर कर रहा है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ही इसका रीजन है,
या ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस यहीं से आ रही है? तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू पीपल। हरारी के यहाँ चीजों को ना बयान करने का तरीका जरा डिफरेंट है ना, उसको मेरे ख्याल में देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी ट्रेडिशनल स्कॉलर अगर यही वाली बात कहना चाहेंगे तो वो शायद यूं ना कहेंगे कि हम इतने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव क्यों हैं। वो मे भी इस तरह शुरू करेंगे, देखें जी हम तो अपने इंजन हमने अपनी सहूलत के लिए शुरू किया था, लेकिन देखें इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब हमारा नुकसान भी हो रहा है, तो अब हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुतवज्जह होना चाहिए। लेकिन हरारी ये नहीं कहेगा, हरारी ये कहना शुरू करेगा कि भाई हम इतने ज़्यादा तबाही पसंद क्यों हैं। यहाँ से एकदम से आपका मेरा सुनने पढ़ने वाले का दिमाग फौरन उसकी बात की तरफ मुतवज्जह हो जाएगा और फिर वो वही बात कहेगा जो बाकी लोग कह रहे हैं। हरारी बिलउमूम इस तरह की बात एक ये वो क्या एंगेजिंग कंटेंट है, उनका तरीक़ेकार इस तरह है, प्रोवोकेटिव हैं बहुत ज़्यादा, वो इस तरह इसलिए बात करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ नहीं कहते हैं, वो ह्यूमन हिस्ट्री को देखिए उन्होंने कितनी बिल्कुल ही ट्रेडिशन से हटकर एक बात कही है कि एक्चुअली इंसान हंटर गैदरर्स के तौर पर जो था ना वही था। ये तो उसने गलती की कि उसने एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन के बाद जो ना एक जगह पर बैठ गया। उसने गंदम अपनी सहूलत के लिए बनाई थी, पैदा करने शुरू की थी, लेकिन गंदम ने उसको अपना गुलाम बना लिया। वो फिर एग्जाम्पल देता है, वो बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल है ना। वो कहता है कि इंसान थाइस को देखो कि भाई ये तो दरख्तों पर चढ़ने के लिए उसके हाथ पैर बने हुए हैं और शिकार नहीं करने के लिए और भागने दौड़ने के लिए, और इसने बैठकर फिर वो इसको फर्दर इन्हांस करने के लिए कहते हैं कि इतना तो जंगों में इंसान नहीं मारे कि इतने शुगर ने मार लिए, और शुगर कहाँ से पैदा होती है, वो गंदम वगैरह वगैरह, और उसकी जो लाइफ स्टाइल है। ये सारी चीजें बयान करने के बाद वो अपने मुद्दा की तरफ आते हैं। ये इंगेजिंग एक टूल है उनका कि वो इस तरह की बातचीत करके, अब एआई इंफॉर्मेशन की उन्होंने चूंकि बात करनी है, द नेक्सस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो एआई बेसिकली, अब देखिए हम लोग हल्का फुल्का एआई का के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एआई इमेजेस वगैरह वगैरह फला, को पायलट मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, ये कितना दिलचस्प लगता है कि मुझे ईमेल लिखनी है तो उसके लिए फॉर्मल इंग्लिश वगैरह लिखने वगैरह करने करने के बजाय टूटी फूटी इंग्लिश में भी आप एआई को मैसेज भेज दें कि भाई मुझे ये वाला ईमेल लिखना है या जवाब देना है, तो वो आपको बड़ा मज़े का निक सुख संवारा हुआ एक ईमेल लिखकर भेज देगा, आप उसको कर दें या कोई कंटेंट जनरेट कर दें। तो बड़ा दिलचस्प लगता है कि हम जो चीज़ अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, देन वो हमारी डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है हमें। ये वो पूरा मुद्दा पेश तस्वीर इस तरह खींच रहे हैं कि एआई जो हमारी सहूलत के लिए है, इवेंचुअली इसके साथ क्या खतरात हैं उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। तो यूं उनका वो सिलसिला आगे बढ़ता है। ओके। एक सवाल जुनेद खान साहब ने छोड़ा है यहाँ पे चैट में, वो ये कह रहे हैं कि जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप एआई के साथ मिला दें तो आप उसका मजहब पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं, जब लोग बेहतर इंफॉर्मेशन एआई इमाम से लेना शुरू कर दें या उन्हें मिलने लगे एआई इमाम से इसके निस्बत कि वो जुमे के खुतबे में जाएं, तो इस सारे मसले को आप कैसे देखते हैं? ये तो सरमन देने वाले बताएंगे। या एआई इमाम बता सकते हैं? यही सवाल हम जो है ना वो अगर एआई से पूछें तो क्या जवाब आएगा, देखने की चीज अभी। खैर कोई नहीं, वो जवाब नहीं। एआई एआई इमाम की हैसियत तो पहले किसी जिंदा इमाम से पूछ के, मुफ्ती से पूछ के तय करेंगे। वो कोई मुफ्ती कहेगा कि हाँ ये इमाम शुमार होगा तो फिर ही उसकी नमाज होगी। जी। लेकिन डिजिटल मेरे इमाम ख्याल तो में मार्केट में है। डिजिटल इमाम तो है मार्केट में, आपको पता है कि वो आ गया है ऐसा प्रेयर मैट जो आपको इमामत कराता है। अब पता नहीं उस पर नमाज हो जाती है, उसके पीछे नमाज हो जाती है या आगे वटेवर उसके ऊपर, या नहीं मुझे नहीं पता। जो अगर ये मुझे पूछे मालूम नहीं बगैर था। भी पढ़ता है तो उसकी तो पता नहीं, हो जाती है, पूछेगा तो ज़ाहिर है नहीं होगी ना, पूछने पर नहीं। जी, आप इसको अपने, जी,
देखें अगर मेरा ख्याल कंक्लूड ये कर। था कि मेरा ख्याल ये है कि इसमें जहाँ तक एआई इमाम वाला मसला है, शायद इंफॉर्मेशन की हद तक तो ये मामला चल सकता है अभी, लेकिन अथॉरिटी के लिए, जैसे साजी ने कहा, अथॉरिटी के लिए वापस इंसान की तरफ ही देखना पड़ेगा, या कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा आपको जोड़, वो लोग जो एआई को मुस्लिम या मजहबी हलकों में बहुत प्रेज करेंगे, तो उनको देखना पड़ेगा कि एआई इमाम या एआई पोप इनकी क्या हैसियत हो सकती है। तो ऑन नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, सीरियस, आप कहिए, फिर मैं कुछ कहना चाहती नहीं, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर सुहेब अहमद। वो मदरसा डिस्कोर्सेज में एक साल में उन्होंने कुछ लेक्चर्स भी दिए थे। तो उनके कुछ आर्टिकल्स हैं इस्लाम और एआई पे, इस्लाम और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑब्जेक्ट्स के हवाले से। तो वो पढ़ने लायक हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में इस सवाल का सीरियस जवाब देने के लिए ये देखने की जरूरत है कि जो डेटा या जिस बॉडी ऑफ नॉलेज की बुनियाद पर एआई रिस्पॉन्ड करती है आपके किसी भी क्वेश्चन को, या आप उसको एड्रेस करती है, वो उसके पास कहाँ से आ रहा है। बेसिकली ये उसी तरह जैसे आप गूगल से कोई चीज़ पूछते हैं, नहीं अब एआई में अगर बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हो गई तो गूगल भी ज़ाहिर है उसी का एक हिस्सा है, लेकिन कोई सर्च इंजन अपने पास मौजूद डेटा को ही देखकर और उसे कंसल्ट करके तो आपको उसका जवाब किसी भी चीज का देता है। अब बात यही है कि आपने उसमें क्या फीड किया है और उसको वो किस तरह सिंथेसाइज करके आपके सामने पेश करता है। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीजें डाली हैं। और दूसरा जो अहम सवाल जो आपने भी शुरू में एड्रेस किया था, वो इससे रिलेटेड ये है कि क्या वो सेल्फ प्रोग्राम कर सकता है और इंसान की तरह कंटेम्पलेट करके और सेल्फ प्रोग्राम करके चीजों को आगे बढ़ा सकता है मजीद, या नहीं बढ़ा सकता। अगर तो वो सेल्फ प्रोग्राम करके नई चीजें सोच सकता है, इसका मतलब है कि उसमें इंटेलिजेंस, उसकी अपनी इंटेलिजेंस का भी किरदार है। वरना अगर नहीं है तो फिर तो वो पहले से मौजूद डेटा को ही सिंथेसाइज कर रहा है, और उस पर और तरह से बात होगी। और अगर उसका अपना किरदार बीच में शामिल हो जाता है तो फिर इस पे और तरह से बात होगी। और यूरोपियन रिसर्च काउंसिल ने 2016 में ये बात पब्लिश की थी अपने पेपर में, काफी कुछ अर्सा पहले मेरी नजर से गुजरा था, कि उन्होंने जो एआई का एक ब्रेन स्ट्रक्चर डेवलप किया जिस जो न्यूरॉन्स को ही कॉपी करता है ह्यूमन ब्रेन के, तो उसको डेवलप किया है। तो वो बिल उसमें ये सलाहियत है कि वो खुद अपनी प्रोग्रामिंग इम्प्रूवमेंट, और जिस तरह से हम म्यूटेशन की बात करते हैं ना इंसान की जीन्स और चीज़ों के अंदर, इसी तरह वो खुद अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां लाकर नई चीज़ें और नए फीचर्स उनको इंट्रोड्यूस कराने में वो कामयाब हो रहा है। तो ये सारा इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो खुद कितनी प्रोग्रामिंग करके चीज़ों को एड्रेस कर सकता है और कितनी उसकी बोरोड इंटेलिजेंस है या डिपेंडेंट इंटेलिजेंस है। अब पता नहीं इस पर। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में एक एडिशन है। बिलाल, कुछ कहना चाह रहे हो? मैं एक मिनट एक बात इसमें अर्ज करना चाहूँगा। हरारी जो है वो इसमें फ़र्क करते हैं। हरारी कहते हैं कि जो एल्गोरिदम है अभी उनके पास इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो वो इस दोनों में फ़र्क करते हैं। वो कॉन्शियस को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि उसमें फीलिंग्स भी आती हैं, उसमें आई डोंट नो कॉन्टेक्स्ट भी आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंटेलिजेंस में क्या होता है कि अगर उसको आपने एक गोल दिया है, जैसे फेसबुक के हवाले से है कि यूज़र एक्सपीरियंस को आपने मैक्सिमाइज करना है, तो उस वक्त तो उसके लिए आपने एक उसको गोल दे दिया कि भाई ये तुम्हारा काम है। अब उसकी अपनी इंटेलिजेंस है कि वो किस तरीके से अपने काम को जो है वो बेहतर कर सकता है। हरारी का ख्याल है कि आइंदा कुछ महीनों में, कुछ सालों में शायद हम इस काबिल हो जाएं कि कॉन्शियस भी डेवलप कर पाए, पर अभी तक वो इसको इंटेलिजेंस तक समझते हैं। इसमें कई मसाइल हैं। एक तो ये कि ये बहुत डेफिनेशन डिपेंडेंट है कि आप कॉन्शियसनेस की क्या डेफिनेशन करते हैं। आपके नज़दीक जब कोई किसी चीज़ पे आप लफ्ज़ शऊर बोलते हैं तो क्या है, फिर इसमें ये डिपेंडेंसी है कि आप कॉन्शियसनेस को कंप्यूटेशनल समझते हैं, नॉन कंप्यूटेशनल समझते हैं। एक तबका ये है जो कहता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो नॉन कंप्यूटेशनल है। आप कोड लिख नहीं सकते, आप उसको कॉन्सेप्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते। इस वजह से एआई जो कुछ भी कर ले वो कॉन्शियस नहीं हो सकता। एक ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें अभी फर्दर ये बहस जारी है कि कॉम्पिटिशनल हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर पेनरॉस की किताब है और वो ये कहता है कि कॉन्शियसनेस नॉन कॉम्पिटिशनल है। आप इसे कंप्यूट नहीं कर सकते, आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते कॉन्सेप्ट तक। एक ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो मेरी दिलचस्पी की चीज़ है और जो बहुत अच्छी बहस एकेडमिया में रही है वो ये है कि क्या एआई सेंटिएंट है। और ये डिमार्केटिंग चीज़ है। अगर फर्ज करें एआई खुद भी चीज़ें करने लग जाता है, मिसाल के तौर पे वो खुद भी सोचना शुरू कर देता है, नई चीज़ें ले आता है,
फिर भी हम उस वक्त तक उसको कॉन्शियस, या उस वक्त तक उसको हम ये नहीं ओरिजिनल ऑथेंटिक नहीं मान सकते जब तक हम ये दावा ना कर सकें कि वो सेंटिएंट नहीं है। सेंटिएंट का मतलब ये है कि क्या वो पेन और प्लेयर को फील कर सकता है। और पेन एंड प्लेयर को फील करवाने में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन पेन एंड प्लेयर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये ह्यूमन जो एक्सपीरियंस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें रिग्रेट और रिमोर्स फील इस बुनियादी चीज़ पे होता है कि हम पेन एंड प्लेयर फील कर पाते हैं। क्या एआई ये काम कर सकता है? अगर तो एआई ये काम कर सकता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एआई जो कुछ भी कर रहा है, खा वो नई सोच प्रोड्यूस कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि नई सोच उस वक्त तक प्रोड्यूस नहीं हो सकती जब तक नया डाटा नहीं आएगा। मतलब मैं सुबह उठ के अगर सूरज देखता हूँ तो मैं कुछ पेन एंड प्लेयर फील करता हूँ, जिससे मैं पहले से मौजूद डाटा को यूज करके नया वो प्रोड्यूस करता हूँ। एआई ये कर सकता है, एआई उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक, अदरवाइज वो उसी को जगल कर रहा है, उसी इंफॉर्मेशन को जगल कर रहा है, अनटिल अनलेस वो सेंटिएंट नहीं है। ये एक बहस अगर है। अगर अगर आप गूगल का जो लमाडा, उसको मैं कहता हूँ, आई डोंट नो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस इंजन और लिमोन ब्लैक की जो है ना वो कन्वर्सेशन आप देखें, तो उसमें वो उससे पूछता है कि भाई क्या तुम इमोशंस को महसूस करते हो? तो वो कहते हाँ, मैं इमोशंस को महसूस करता हूँ, खुशी को भी महसूस करता हूँ, गमी को भी महसूस करता हूँ। तो एआई तो अपने बारे में ये कह रही है कि वो हाँ, इमोशंस को वो जो है ना। हम कितने अच्छे हैं, हम उसकी बातें मान रहे हैं। असल असल में तो मसला हमारी कॉन्शियसनेस के साथ है ना, कि वो जो हमें बता रहा है हम मान रहे हैं। हाँ, ये सेंटिएंट होने का बहुत अहम सवाल है, और ये इस चीज से भी रिलेट करता है कि आप साइकोलॉजी को किस तरह से ट्रीट करते हैं, या जो इमोशंस हैं आपके उनको आप एक प्योरली पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्ट उसके तौर पे डील करते हैं जिसमें आप माइंड को सिर्फ न्यूरॉन्स से रिलेट करते हैं, या आपके पास और भी फैक्टर्स हैं जिसमें आप आ सकते हैं। यहाँ पे मुसलमान बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोल वाले और इस माइंड के पूरे उसके साथ, लेकिन हम इसमें बिल्कुल ही हमारे कोई अभी तक कंट्रीब्यूशन मेरी नज़र से बहरहाल नहीं गुजरी है कि हम इस किस्म के एनालिसिस में खुद अपना कोई कंट्रीब्यूशन। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, क्या इफ्ताह में कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व होती है? उलमा हजरात बताएंगे जो यहाँ मौजूद हैं कि क्या इफ्ताह, जब फतवा हम देते हैं, इस्तिफ्ताह करते हैं, तो फिर क्या वो कॉन्शियसनेस के साथ होता है या सिर्फ जगलिंग के साथ और चीजों को देख के ही होता है, सिर्फ किताबों को? अम्मार साहब दसेंगे। नहीं, उससे तो पहले ये वो देखना है कि मुफ्ती हमने साहब एक बाशऊर। हमने एक जी जी मुज़ाकरा सर। करवाया था शरिया अकेडमी में, वो भी एक लतीफ़ा ही है। काफ़ी साल पहले, 20 साल पहले, दीनी मदारस के साथ निसाब और इस तरह के। तो वो ट्रांसक्राइब करके तो उसका अशरिया के लिए मैंने उन्वान रखा, दीनी मदारस के साथ क्या सोचते हैं। तो चीफ एडिटर तो वाले साहब थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि क्या गलत जगह पे लगा हुआ, क्या शुरू में होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। हमारे पास मेरे ख्याल में आधा घंटा है, और अगर तो हम चाहें तो हम कुछ नई गुफ्तगू का आगाज़ कर सकते हैं, या अगर कोई सवाल है, और अगर सामीन थक गए हैं तो हम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाले। सॉरी, मैंने वो सवाल लिख दिया था। मैं एक तो हैंड रेज नहीं कर पा रहा था, दूसरा मैं थोड़ा बिजी भी था दूसरे कामों में। तो मेरा सवाल जो था वो जो ए आई इमाम को तो मैंने वैसे ही वो लिख दिया। पॉइंट ये है कि जो इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है, और जिस तरह आपने भी कहा कि जो ए आई है उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन ये उसकी एक मेरे लिहाज से तो जब कॉन्शियस नहीं है तो ये उसका एक पॉजिटिव एलिमेंट है, ना कि नेगेटिव। क्योंकि जब आप किसी इंसान से कोई सवाल पूछते हैं तो वो जवाब जब देता है तो वो अपनी बायसेस के साथ देता है। एआई जब जवाब देता है तो उसकी बायसेस नहीं होती उसमें। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि जब जो यंगर जनरेशन है, खास तौर पे आजकल मैं देखता हूँ कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्कॉलर्स के पास, दीनी स्कॉलर्स जो मैं ट्रेडिशनल के पास कम जा रहे हैं। वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन वो गूगल, एआई इधर से लेते हैं, और उनको वो ज़्यादा बेहतर, कोट एंड कोट, बेहतर इंफॉर्मेशन जल्दी भी मिल जाती है, और उसमें बायस भी नहीं होती कि किसी फिरके की या किसी खास तौर पे। तो इसको किस तरह एड्रेस करना चाहिए, खास तौर पे दीनी जो हल्के हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि फ्राइडे सरमस में सारों की जो जाते हैं लोग, लेकिन सारों की ग्लेज्ड आइज होती हैं, कोई नहीं सुन रहा होता कि इमाम साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। बाहर जब निकलते हैं, जब बात करते हैं,
तो वो ही बात हो रही थी कि यार इमाम साहब ने क्या बात कर दी आज। तो ये मैं इसलिए इस टॉपिक को छेड़ना चाह रहा था कि अगर आप लोग इसमें कुछ रहनुमाई करें कि किस तरह इम्पैक्ट जो है वो उलमा पे और स्कॉलर्स पे, ये इनको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए या इम्पैक्ट करना चाहिए। अगर इसमें हमने एक स्टडी की थी मदरसा डिस्कोर्सेज में, उसमें ये सेम आपके वाला जो नुक्ता नज़र जुनैद साहब आपने उठाया, वो ये था कि एआई इमाम खतीब पोप वाइज जो है वो होना बेहतर है या इंसान। और उनका सवाल यही था कि चूंकि इंसान के साथ इमोशंस और बायसनेस वगैरह चीज़ें होती हैं, तो ये तो ज़्यादा बेहतर है कि वो किसी भी हवाले से बायस नहीं होगा। इस हद तक तो ये चीज़ यानी इस पर बहस हो सकती है कि करंट मॉड्यूल्स जो हैं हमारे पास, उनमें वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो उसको गिवन इंफॉर्मेशन है, अगर वो बायसेस से हटा कर दे दी जाए और उससे वो निकाल कर एक सिंथेसाइज्ड नैरेटिव पेश करता है, तो वेल एंड गुड। सवाल ये है कि एआई जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, इन फ्यूचर ये इस काबिल होगी कि ये अज खुद फैसले करे। इलॉन मस्क ने एक ट्विटर के ऊपर एक चीज पिछले दिनों लिखी। उसने कहा कि एल्गोरिथम हमारा किस तरह काम करता है। एल्गोरिथम ये काम करता है कि वो आपकी प्रायोरिटीज को, आपकी लाइकनेस को, डिसलाइकनेस को चेक करता है और देखता है कि भी आपने कोई खास किस्म का कंटेंट लाइक किया, और लाइक करने के कुछ पैरामीटर्स हमने उसको दिए हुए हैं। तो वो उन पैरामीटर्स के मुताबिक आपकी चॉइसेस को और इंतखाबात को देखकर आपको कंटेंट सजेस्ट करता है। सपोजिटली मैंने कोई चीज़ देखी ट्विटर पर, और वो मैंने इनबॉक्स कर दी हसनैन साहब को, बिलाल साहब को, अमार साहब को, जुनैद साहब को। तो अलगोरिदम ये सोचेगा कि यार इसने इस कंटेंट को इतना पसंद किया है कि दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर रहा है, चुनांचा वो उस तरह का कंटेंट मुझे फर्दर भी सजेस्ट करना शुरू कर देगा। उसको ये पता नहीं है कि ये जो मैंने शेयर किया है ये खुशी या पसंदीदगी की वजह से किया है, या मैंने ये जब सजेस्ट किया है तो उनको इसके अंदर मौजूद किसी प्रॉब्लम, किसी बायसनेस, किसी गलती, किसी खराबी की वजह से सजेस्ट किया है। तो ये वाला जो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर है, ये करंटली मौजूद नहीं है। इन फ्यूचर दे होप और दे आर वेरी लाइक ऑप्टिमिस्टिक के नियर फ्यूचर में ये चीज़ें उसको हासिल हो जाएंगी। इस हद तक हो जाएंगी कि वो पर्सनल चॉइसेस के मुताबिक भी चीज़ों को देखकर, और चूंकि उसकी रसाई जो है बहुत ही वास्ट डेटा के अंदर है, तक है, मौजूद है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकता है और रियलाइजेशन कर सकता है। एंड देन विच मीन्स के इन फ्यूचर जो खदशा है वो ये है कि कल को एआई के अपने बायसेस अगर उसके अंदर शामिल हो जाएं, और वो बायसेस जाहिर है कि वो ह्यूमेन नहीं होंगे, वो कंप्यूटर टाइप होंगे, वो एल्गोरिथम टाइप होंगे, विच मीन्स के वो अपनी जगह पर एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा जो इंसानों ने इंसानों के लिए ऑलरेडी इमोशंस और सेंटियंस बीइंग होने की बुनियाद पर ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये एक अलग रेल्म का सवाल है। वैसे ये वाला जो है कि करंट मॉड्यूल्स में इंसान को एलिमिनेट करके कंप्यूटर सजेस्टेड मजहबी चीज़ें, कंटेंट्स वगैरह अगर पेश किए जाए, तो इस पर वंस अगेन अमार साहब और दीगर अहले इल्म बता सकते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या उसके अंदर किस तरह के इश्यूज हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज अगर हों तो वो आप। जुनैद, क्या क्या मैं इसमें वेन कर सकता हूँ? जुनैद साहब, आप ये फरमा रहे थे कि एआई जो है वो बायस्ड नहीं है, एआई हाईली बायस्ड है। सो मच सो के यूएसए में एक केस है जब किसी जगह की पुलिस ने प्रोफाइलिंग के लिए, ये देखने के लिए कि कौन से लोग, उन्होंने प्रिडिक्टिव पैटर्न बनाया कि कौन से लोग वो हैं जो फ्यूचर में ज्यादा क्राइम करेंगे। तो उसने, एआई ने बाकायदा रेशियल प्रोफाइलिंग की है, बाकायदा उन लोगों को प्रोफाइल किया है जो जिनकी रंगत स्याह है। तो बाकायदा रेशियल, तो एआई हमारे बायसेस पिक करता है, और उसकी वजह ये है कि जिस डेटा के ऊपर हम एआई को ट्रेन करते हैं वो डेटा हमारा होता है, और हम उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप कोई मिसाल के तौर पे आप कोई मॉडल ऐसा ट्रेन करते हैं जिसको आप ये बताएंगे कि पेंटिंग बनाओ, तो हमारी कंसेप्शन ऑफ ब्यूटी जो है वो डाटा पिक करेगी, और वो ऑलरेडी लोडेड होगा, ऑलरेडी बायस्ड होगा। सो एक बड़ी प्रॉब्लम ये समझा जा रहा था कि एआई बायस नहीं है, एआई
हाईली बायस्ड है, और हमारे डाटा सिलेक्शन हमारा बायस उसके अंदर ऑलरेडी डाल देता है, इवन दो कि हम उसे बायस नहीं बनाना चाह रहे होते। तो अगर कोई देवबंदी एआई का मॉडल बनाएगा तो वो देवबंदी एआई होगा ये। जी। इसको हसनैन एक और चीज के साथ भी अटैच करके देखा जा सकता है ना, पॉलिटिकल करेक्टनेस जिसको हम कहते हैं, कि हमने नैरेटिव वो पेश करना है जिसमें खास खास तरह के अल्फाज ना हो। जैसे अभी आप एक चीज बयान करने के लिए, ये पोटेंशियल फ्यूचर में पोटेंशियल क्रिमिनल्स कौन है, तो आप काले, अफ्रीकी, स्याह वगैरह कहते हुए हिचकिचा रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि पीछे एक थीरी है कि भी कालों को काला नहीं कहना चाहिए, इट्स लाइक रेशियल स्लर। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से बायसेस पैदा होते हैं, जाहिर है कि ये इस बुनियाद पर पैदा होते हैं कि हमें किसी ने बताया ना कि ब्लैक्स को ब्लैक्स कहना गलत है, या वो जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो वर्ड्स यूज करना गलत है। तो या ऑलरेडी थ्योरी लेडन है, यही चीजें आगे जाती हैं। और जब मिसाल के तौर पर हम ये देख रहे होते हैं, इसमें एक सवाल बड़ा और अहम, ये वो जहन से उतर जाएगा, मैं चूंकि अमार साहब के सामने ये चीजें रखना चाह रहा हूँ कि वो इस पर जरूर कुछ राय दें। मिसाल के तौर पर हम ये तो मानते हैं कि भी फिरकावारियत गलत है, लेकिन फिरकावारियत का क्या ये मतलब है कि देवबंदी आइडेंटिटी, ब्रेलवी आइडेंटिटी, अहले हदीस आइडेंटिटी, सलफी आइडेंटिटी वगैरह वगैरह जो भी आइडेंटिटीज हैं वो भी गलत हैं? उनके बारे में बात होनी चाहिए या नहीं? वो नैरेटिव्स, वंस अगेन नैरेटिव की जो बात हम लिबरल वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी या यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स की बात कर रहे थे, कि डोमिनेंट वही है। मिसाल के तौर पर ये बात अभी आप देखिए कि इवन एआई से भी बात कर लेके आप देख लें, तो वो आपको चाइना के बारे में बात करते हुए कहेगा कि लाइक अगर क्लियरली न भी कहे कि वहां पर वो है डिक्टेटरशिप है, तो भी वो उसको उसकी गवर्नमेंट के बारे में कोई अच्छे रिमार्क्स पास नहीं करेगा। लेकिन जब कंट्रास्ट में ताइवान की बात करेगा तो साथ कहेगा डेमोक्रेटिकली गवर्न ताइवान। ये उसका बायस है, वो ये बता रहा है कि भाई चाइना अगर ताइवान को हड़प करना चाह रहा है तो उसके पीछे ये वाले उसका नैरेटिव अहम नहीं है कि ताइवान और चाइना एक चीज, एक ही लैंड थे या जो भी, बल्कि ये है कि भाई इस वक्त चूंकि मुकाबला डेमोक्रेसी का और डिक्टेटरशिप का है, तो उसमें उसकी तरफ हमारी हिमायत होनी चाहिए, हमारा इमोशनल अटैचमेंट उधर होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये वाली चीज को भी एड्रेस करें साजी के, आया है ये वाली चीजें दुरुस्त भी हैं, या हम ये किसी वेस्टर्न नैरेटिव या किसी भी नैरेटिव की बुनियाद पर इस तरह मानने लगे हैं कि ये दुरुस्त तरीका है कि आइडेंटिटीज ना हो, या फिर कवारियत का एग्जैक्ट माना क्या है, या उसकी वो ब्लड लाइंस क्या हैं? अमार खान साहब, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, एक 30 सेकंड अगर मैं ले लूं। वो हसनैन ठीक कह रहे हैं कि एआई जो है उसमें बायस है, लेकिन वो बायस जो है वो यूजर जो की नहीं है, वो जो एल्गोरिदम बनाने वाला है उसकी बायस है, उसकी एआई की अपनी नहीं है। इसलिए रिलीजन साइड को मैंने इसलिए पिक किया कि रिलीजन की जितना भी डेटा जनरली इस वक्त अवेलेबल है, उसको क्योंकि बनाने वाले ए रिलीजियस हैं, तो इसमें वो बायस नहीं है। जो आपने मिसालें दी हैं वो सारी पॉलिटिकल या सोशल या वो हैं जो कि इस वक्त सोसाइटी की बाइसेस हैं, या एंटीसेमिटिज्म की आपने बात की। वो जो एल्गोरिदम बनाने वाला है वो खुद क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज रखते हैं, तो वो बाइसेस उन्होंने उस एल्गोरिदम में डाली हुई हैं, चाहे वो फेसबुक हो जाए या ट्विटर हो जाए या किसी जगह पे। लेकिन रिलीजन में इस वक्त नहीं है, क्योंकि रिलीजन की जितने भी जनरली डेटा अवेलेबल है वो किसी देवबंदी बरेलवी वगैरह नहीं बनाए कि उस लेवल पे वो जा ही नहीं रहे इस वक्त, वो दूसरी चीज़ों में पड़े हुए हैं। हाँ, जिस वक्त वो बनाने शुरू कर देंगे एल्गोरिदम, हमारे भी इस किस्म की चीज़ें आ जाएंगी, तो उनमें बाइसेस आ जाएंगे, लेकिन आज के डेट पे वो बाइस मौजूद नहीं। सॉरी, अमार खान साहब प्लीज़। नहीं, इस गुफ्तगू पे आप क्या चाह रहे हैं? मैं क्या अर्ज करूं? ये नहीं, सवाल का रुख क्या हम वाज़ेह नहीं हुआ कि मैं किस पहलू से आप चाह रहे हैं कि मैं गुजारिश करूं। नहीं, वो बहरहाल लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि एज कि स्कॉलर्स नहीं, की, वो तो मैंने स्पेशली मुस्लिम वीडियो स्कॉलर्स को किस तरह देखना जो चाहिए मैंने इस वीडियो ऑन चीज़ को। रखी हुई है इसलिए वो मेरी तरफ देख रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं, एक डायमेंशन जो समझ में आ रही है मुझे है कि असल में इंसान की डेफिनेशन जब तक ये है जो इस वक्त है, जिसमें उसके जज्बात और एहसासात और ये चीज़ें भी शामिल हैं,
तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में जो भी टूल्स हम बनाएंगे या बना सकते हैं, उसमें इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म शायद नहीं किया जा सकता। वो मेरे ख्याल में कांट ने कोशिश की थी कि अखलाकियात का कोई एक ऐसा तस्वुर जिसमें सब्जेक्टिविटी और इमोशन वगैरह बिल्कुल अ, शामिल ना हो, बिल्कुल प्योरली एक रैशनल किस्म का, यूनिवर्सल किस्म का अखलाकियात। तो वो भी फलसफियाना तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है, वो अमली ज़िंदगी में तो वो किसी काम का नहीं। सिस्टम वगैरह बनाने में वो कहीं काम आ जाता है, लेकिन लोगों को डील करने में और मामला करने में वो काम नहीं आता। तो इस तरह मेरा ख्याल टेक्नोलॉजी भी जो भी हम डेवलप करेंगे, और वो इंसानी मकासद या अगराज को सर्व करने के लिए अगर है, तो फिर इंसान के जो असल शख्सियत है वो उसके ताबे ही अ, रहेंगी। बना भी लें तो कबूल नहीं करेंगे। जैसे मजहब में अभी हमने बात की कि आप जितने चाहे बहुत अच्छा कोई एक मशीनी सिस्टम बना लें जो आपको एक बेहतरीन ओपिनियन ला के दे, लेकिन अल्टीमेटली जो मजहबी शऊर है वो ये कहेगा कि इससे हम मदद तो ले लें, लेकिन मुझे राय या फतवा जो है वो आप कोई आलिम दे। मैं एक आलिम की या स्कॉलर की बात पर मैं चाहता हूँ कि वो बेशक मदद ले ले इस सारे एआई से भी। या फर्क करने के आदमी कहेगा कि नहीं, मैं आलिम से नहीं पूछता, मैं खुद फैसला करूंगा। तो उसमें भी वो फैसला अल्टीमेटली वही करेगा। ये मुझे इसने बताया है, तो मुझे लगता है कि ये सही है, ये बेहतर है। तो उसमें भी फैसला इंसान ही कर रहा होगा, ताकि वो मशीन कर। तो ये एक जुजवी पहलू से मैं अभी कुछ समझ में आया तो मैंने अर्ज कर दी। इसमें उस्ताद जी एक सवाल ये भी है ना कि जो ए रिलीजियस स्कॉलर्स आप कह लें, या सेक्युलर माइंडसेट के लोग, चूंकि उनके को इतने या हम प्रॉबली कह सकते हैं कि उनके बायसेस नहीं है कोई ख़ास मज़हब या किसी ख़ास फ़िरके के हवाले से, तो उनका क्रिएटेड रिलीजियस कंटेंट जो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो क्या उसको कोई अथेंटिसिटी या उसकी कोई किरदार इतना होना चाहिए कि उससे लोग मसाइल पूछ कर चलें, तो या अगर पूछ कर कोई चलते हैं तो आपकी क्या राय है, ये ठीक है या नहीं है? इस मेरे ख्याल में जुनैद साहब इस तरह की बात भी पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने अर्ज किया ना वो ले लें, लेकिन असल में वो इत्मीनान उनका ही होगा। फैसला वो अपने इत्मीनान पर करें। यानी किसी को लगता है कि स्कॉलर्स क्योंकि बायस हैं, उनके अपने अपने तासुबात हैं, हाँ, लेकिन ये किसी गैर मजहबी स्कॉलर्स की जो इनपुट है वो मुझे एक निस्बतन इम्पार्शियल व्यू दे रहा है। तो इस पर भी वो आदमी खुद को मुतमिन महसूस करेगा ना, तो फिर ही उसको कबूल करेगा। तो फैसला तो फिर भी इंसान ही कर रहा है। यानी कबूल करने, डिजिटल गैर मुकल्लद होगा। हाँ, उसको आप गैर मुकल्लिद कह रहे हैं या, तो गैर मुकल्लिद होना एक डिसीजन है, इस तरह मुकल्लिद होना भी एक डिसीजन है। फैसला तो इंसान ही करता इसमें एक बात यस करनी थी कि शायद मैंने मिस कर दी दरमियान में, कि जो ये बड़े एआई मॉडल्स हैं वो डाटा, यानी वो देवबंदियों का भी डाटा उठाते हैं, वो बरेलवियों का भी उठाते हैं, वो सबका उठाते हैं। तो ये इंसान नहीं जज करना होगा कि वो कौन कौन सा जो है ना वो डाटा उसको काबिल कबूल है। आई डोंट थिंक कि वो यानी उसके लिए स्पेसिफिकली बरेलवियों को या देवबंदियों को मॉडल बनाने की ज़रूरत है। जो अभी तक हमारे पास मौजूद एआई मॉडल्स हैं वो सबका डाटा जो है ना वहाँ से उठाते हैं। है। हाँ, उसमें आदमी मदद ले सकता है कि अगर आप उसको ये रिक्वेस्ट करें कि ये 3 4 5 व्यूज हैं, तो मुझे इसमें से वो हिस्सा जो इन सब के दरमियान कॉमन है और इसमें किसी का बायस शामिल नहीं, वो मुझे ड्राइव करके दे दो। लेकिन उसके बाद भी इत्मीनान तो कबूल करने वाले का ही हो। तो ह्यूमन एजेंसी वाली बात अहम है, तो शुरू में भी बात की गई कि और इंसान असल में जो कुछ कर रहा है, आ, इंसान की ख्वाहिश तो बिल्कुल ये नहीं है कि ह्यूमन एजेंसी खत्म हो जाए।
वो दरअसल में अपनी एजेंसी को ही एक्सरसाइज करते हुए और उसको इन्हांस करने के लिए ये सारा कुछ कर रहा। तो कोई ऐसा स्टेज जिसमें इंसान ये पसंद करे या ख्वाहिश करे कि मेरी एजेंसी ख़त्म हो जाए और मैं बिल्कुल इन पर मशीनों पर डिपेंडेंट हो जाए, मैं ख्याल में जानते बूझते तो ये इंसान नहीं करेगा, पसंद भी नहीं करेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता जी फारूक भाई, फिलहाल जो हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं उनमें इसी तरह है कि डेटा चूंकि इंसान फीड कर रहा है, तो बड़ी हद तक ह्यूमन एजेंसी ही उसका वर्क कर रही है। और जाहिर है कि हमारे दिए गए कोड के मुताबिक ही वो उसको एनालाइज करता है, सिंथेसाइज करता है और उससे कुछ नताइज डिराइव करता है और पेश करता है। लेकिन जो मेनली इशू है वो ये नहीं है कि करंट मॉड्यूल्स में एआई किस तरह से काम कर रही है। बड़ इस वक्त तक तो जो काम कंप्यूटिंग कर रही है उसको तो प्रेज किया गया है, उसको पसंद किया गया है। साल के तौर पर यही वाली बात जो डॉक्टर की मैं पहले भी 2-4 मरतबा दे चुका हूँ कि वो उस एग्जाम्पल से ये तय होता है या ये हमें लगता है कि हमारी सहूलत हो गई है, हम बेहतर नताइज तक पहुंचे हैं। ये सवाल तब के लिए है या जिस पर बहस हो रही है वो इस हवाले से है कि इन फ्यूचर जब वो हमारे डेटा को, हमारे दिए गए कोड्स को ओवरराइड करने के बाद कोई नताइज पेश करेगा या करने के काबिल हो जाएगा, तो तब हम क्या उन नताइज को किस तरीके से हैंडल करेंगे। उसमें जाहिर है कि वंस अगेन ये चीज़ बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाती है कि लिमिटेड पोर्शंस अगर हों तो फिर तो एक अलग मामला है। इशू ये हो जाता है कि ये बहुत वसी पैमाने पर, अब आप देखिए ना कि हर एक शख्स के हाथ में एआई मौजूद है। जो कुछ भी उसका अवेलेबल वर्जन है वो ऑलमोस्ट जितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं, इंटरनेट यूजर्स हैं मोस्टली, उनके हाथ में वो अवेलेबल है और उनका डेटा वो रोजाना के हिसाब से, मिनटों सेकंडों के हिसाब से वो कलेक्ट कर रहा है। तो इसका इट इट मींस कि इसके पास नॉलेज, इसके पास अंडरस्टैंडिंग और इसके पास इन्फ्लुएंस का जो इम्कान है वो बहुत बढ़ जाता है। हमें इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए बड़ी एग्जांपल्स को सामने रखकर देखना पड़ेगा कि लाइक अमेरिकन इलेक्शंस में इसका बहुत ज़्यादा किरदार सामने आया और उसके पर बड़ी बहस ने जन्म लिया। जिस तरह ये बर्मा वाले इंसिडेंट में हुआ बहुत बड़ा, अब ये फलस्तीन वाले इशू में बहुत बड़े मसाइल सामने आए हैं एआई और एल्गोरिथम के, जिनको सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कितने बड़े पैमाने पर नैरेटिव बिल्डिंग करता है। अब अब लोग देखिए, कुछ अगर बड़े रिसर्च को ना देखें ना तो अपने लिमिटेड एरिया में देखें। हम लोग कुछ हैं, 10-15-20 हज़ार लोग हैं जो उर्दू में लिखते हैं फेसबुक के ऊपर। आप ये देखिए कि इनमें मेजॉरिटी उन लोगों की है जो रिलीजियस माइंडसेट रखते हैं, जो फलस्तीन के साथ हमदर्दी रखते हैं। लेकिन क्या आपने फेसबुक पर उतने बड़े पैमाने पर फलस्तीन के हवाले से लोगों को बात करते देखा है? नहीं। जबर किसका है कि सेंसरशिप आ रही है, आपकी रीच कम हो जाती है, आपको पूछे नहीं, आप लफ्ज तोड़ के लिखे जा रहे हैं, नए नए अल्फाज इजाद करने की कोशिश की जा रही है। वो बेन आप इवन जो तंजीमें हैं वहां पे जिनके लोग मर रहे हैं उनका नाम लेना, उनके बारे में जिक्र करना, उनकी मौत, हालांकि कहते हैं ना कि इंसानियत दुख बराबर होता है, शरीक होता है, लेकिन वो नहीं किए जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें जो है ना ये पूरे एक बिहेवियर को वो करती हैं। लाइक अगर 50 साल के बाद ये वाले लोग जो आज मौजूद हैं ये मौजूद ना हो, 50 नहीं 100 साल के बाद कहते हैं, और इस हिस्ट्री को, इस जमाने को कोई रिसर्च करने जब जाएगा और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद डेटा को देखकर कोई डिसीजन करेगा कि भी लोगों के सेंटिमेंट्स किस तरफ थे, तो आप ये देखिए कि इन केस सिर्फ फेसबुक ही या वो वाले ही एल्गोरिथम्स का डेटा मौजूद हो जो सेंसरशिप के जरिए चल रहे हैं, तो मौर्रिख या मुहक्किक उस वक्त क्या ख्याल करेगा? यही कहेगा ना कि लाइक इतने ज्यादा लोगों को कोई जो है ना परवाह नहीं थी इस मसले की। तो ये कितना बड़ा एक डिफरेंट किस्म का सिनारियो पैदा कर देता है पूरी हिस्ट्री के हवाले से। अब ये 2 साल बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है। एक और बड़ी चीज़ है, मिसाल के तौर पे फलस्तीन को एक साइड पर रखें, आप सिर्फ ईरान वाले मामले को देखें, उसको दुश्मन, गलत, खराब, रोग स्टेट वगैरह, ये नैरेटिव के अंदर मौजूद चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं, कहते हैं कि भाई यानी ईरान खराब है, स्टेट है। उसकी क्या वजूहात हैं? उसके पीछे काफी सारी जो है ना वो थीरी लेडन किस्म की चीजें हैं जो आई हुई हैं,
वही वाला नैरेटिव एआई में जा रहा है, और एआई के जरिए वो एक मुस्तकबिल बनाएगा या मुस्तकबिल का नैरेटिव बनाएगा। ये वाले सवालात हैं जो मॉरली एथिकली हमारे मसाइल पैदा कर रहे हैं। ईवल और गुड की आइडेंटिफिकेशन और उसकी जो डीड्स होती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका इशू है कि वो मुस्तकबिल में क्या बनेंगे फिर। मजीद सवालात या कोई कमेंट जो लेना चाहें? सवाल नहीं है, बट कैन आई ऐड समथिंग? और वो ये कि कॉन्शियसनेस पे बात हो रही थी, और हरारी जिस एआई की बात करता है, वो उसका पॉइंट किया कि वो उसके पास एजेंसी होगी, कॉन्शियसनेस होगी। अब इंसानों के पास जो कॉन्शियसनेस है, अगर हम देखें तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उस कॉन्शियसनेस के पीछे बायोलॉजी भी तो होती है ना इंसानों की। तो इट्स नॉट सोलली अबाउट द सोल, जो कि मजहब में या डिफरेंट साइकोलॉजी में या डिफरेंट लाइक फिलोसफी वगैरह में सोल पे बहुत बात की जाती है कॉन्शियसनेस के हवाले से। बट उसकी एक बायोलॉजी भी, इट्स देयर इज अ बिग पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम एज वेल। तो अगर उस तरह का नर्वस सिस्टम डेवलप कर दिया जाए एआई में, जिसकी पॉसिबिलिटी हरारी प्रेजेंट करता है कि उसके पास एजेंसी होगी, तो आई मीन साइंटिफिकली बहुत कुछ डेवलप किया है इंसानों ने। और अगर इंसान उस नर्वस सिस्टम को एआई में किसी तरह से डेवलप कर लेते हैं, तो एक देयर 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 इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ी सी एजेंसी उसके पास आ जाए। लाइक इमोशंस को जो फील करना है, उसकी एक बायोलॉजिकल रियलिटी भी होती है। तो फिलहाल तो दैट्स जस्ट अ फैंटेसी, बट आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू टेक इवन दिस अगर आप, पर्सपेक्टिव। सॉरी, मुझे लगा शायद आपने बात मुकम्मल कर दी, आप जारी रखिए प्लीज। नहीं नहीं, मैंने मुकम्मल कर दिया। बिल्कुल यही मेरा पॉइंट था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर वो बायोलॉजिकल रियलिटी एआई के अंदर क्रिएट कर दे इंसान किसी तरह से, तो इमोशंस का उसके अंदर जनरेट होना या फैसले करना उसकी बिना पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट फैक्टर। अगर ये काम हो भी जाए तो फर्दर दूसरी प्रॉब्लम इमोशंस की है, क्योंकि आपको एआई को बताना पड़ता है कि कब क्या होगा तो क्या फील करो। ठीक है, तो मैं जो इमोशंस फील करता हूँ, जो जिस जिस जो इमोशंस फील करता हूँ, पहले मेरे पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसमें जिस तरह मैं इमोशंस फील करता हूँ उसको रिड्यूस करके कंप्यूट किया जा सके, उसको बताया जा सके, और फिर उसको एक जेन्युइन एक्सपीरियंस में तब्दील किया जा सके। अब भी फिजियोलॉजी तो है, फिजियोलॉजी तो मौजूद है, नर्वस सिस्टम से फर्क पड़ता है, लेकिन फिजियोलॉजी मौजूद है। लेकिन उस फिजियोलॉजी के पीछे जो कॉन्सेप्चुअल चीज हमें रिक्वायर्ड है, वो कॉन्सेप्चुअल रिडक्शन है इमोशंस की। दो ग्रुप हैं जो इसमें बहस करते हैं, स्पेशली कांट का जो ग्रुप है, कांट के नजदीक आप इमोशनली इमोशंस को कॉन्सेप्चुअली रिड्यूस नहीं कर सकते, और उसकी वजह से आप एआई को मतलब एआई बता सकता है, मतलब आप उसको फिजियोलॉजी दे एंड देन आप उसको डंडा मारें तो आपको बताएगा कि मुझे दर्द हुआ है, लेकिन देर इज नो वे टू टेल कि उसने दर्द एक्सपीरियंस किया है। यानी हमारा एक कॉन्शियस का एक पार्ट एक्सपीरियंशियल होता है, फिनोमिनल होता है। ठीक है, और हमारा एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट, हमारा एक्सपीरियंस या एआई का एक्सपीरियंस सिमिलर करने के लिए आपको बहुत सारी कंसेप्चुलाइजेशन की जरूरत होगी जो एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है। सो मच सो कि हम नहीं समझ सकते अभी कि इमोशंस कैसे हम फील करते हैं, आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या आप कैसे बता सकते हैं उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो आई थिंक टास्क दो हैं, एक नहीं है, सिर्फ फिजियोलॉजी डेवलप करने का टास्क नहीं है, टास्क कंसेप्चुलाइजेशन का है, जो मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा है। जी, कोई और सवाल या कमेंट? हाँ मेरे वकास। ख्याल में उस्ताद जी कुछ इख्तितामी कलिमात के साथ इसको रैप अप कर दें, 4-5 मिनट रहते हैं।
नहीं, अगर गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है तो आप हसनैन या आप होस्ट हैं, मैं तो मेहमान था, तो आप या इसको मुनासिब आई थिंक तरीके से इट कंक्लूड मेक्स करें। सेंस कि फिनोमिनोलॉजिकल वाला जो पार्ट है वो सब स्ट्रगलिंग के किस तरह से वो एआई में डेवलप किया जा सकता है, वो शायद उसकी पॉसिबिलिटी ना हो, बट फिजियोलॉजिकल पार्ट वाली जो पॉसिबिलिटी है दैट्स स्टिल देयर। और मतलब आई थिंक दैट वाज माय पॉइंट। मेक सेंस। जी, आप जी इसको कोई कंक्लूड करें। जी मेरा ख्याल मजीद हो सवाल या कुछ है? जी ठीक है। और आप तमाम हजरात की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने 2 सेशंस तक हमें मुस्तकिल झेला। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, चूंकि ये बहुत क्रिटिकल, हमने कोशिश की जितना क्रिटिसिज्म कर सकते हैं हम उतना प्रेजेंट किया जाए। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम वापस आके इस काम की तरफ कि हम इसको बिल्कुल भी इस क्रिटिसिज्म से, पहले वाले सेशन का मकसद इसको इंडोर्स करना नहीं था और इसको बिल्कुल निगेट करना नहीं है। हमारे पेश नज़र ये है कि किताब के दोनों पहलू, या हरारी ने जो काम किया है उनके दोनों पहलुओं को सामने लाया जाए। किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अहम किताब है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौजूआत जो पहले एकेडमिक्स बहस से कर रहे थे, इस तरह से पब्लिक में वो बहसें नहीं हो रही थी, हरारी उनको सामने लाए हैं। और मैंने ज़ाती तौर पे बहुत इन्जॉय किया इस पूरे सेशन को। उम्मीद है आप लोगों ने भी इससे लुत्फ लिया होगा। अगर नहीं तो बस हमारी तरफ से अगर कोई कमी बेशी है तो उसके लिए हम माफ़ी के खासगार हैं। तो बहुत शुक्रिया। शब बखैर।